ये वीडियो है रेनबो गेट मनवा का कंटिन्यूएशन। अगर आपने प्रीवियस पार्ट मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके पहले वो जरूर देख लेना। अब चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की क्रेजी स्टोरी। ह्यूडो ने सुबारो से पूछा कि क्या वो पहले कभी मिले हैं। सुबारो ने माना कि हाँ, वो मिल चुके हैं। ये वही आदमी था जिसने उसे पिछली टाइमलाइन में मार डाला था, जब वो अभी भी ऑरोरा का किंग था। उस टाइम ह्यूडो को सारे गंदे काम करने के लिए भेजा गया था, और अब वो कह रहा था कि वो सुबारो को नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो काफी स्ट्रांग लग रहा है। ह्यूडो के लिए बाकी दुश्मन वेट कर सकते थे, उसका फोकस सुबारो से निपटने पर था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ह्यूडो वार्डन की एनर्जी में घिर गया। वार्डन ने एक मैजिकल ट्री को बो में बदल दिया था, एक फेटल अटैक लॉन्च करने के लिए रेडी, लेकिन सुबारो ने बीच में आकर उसे रोकने को कहा। फिर भी वार्डन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने डिक्लेयर किया कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ है। वो अपने ब्रॉन्ज कंट्री पर एक और कलामिटी नहीं आने देगा, और उसके असली किंग के रूप में जजमेंट लाने का प्रॉमिस किया। तभी वार्डन ने मिसलटो एरो का इस्तेमाल किया, एक लेजेंडरी और इनडिस्ट्रक्टिबल वेपन जो अपने टारगेट का पीछा मरते दम तक करता था। खतरे को समझते हुए ह्यूडो ने एक काउंटर मेजर तैयार किया, एक सिंपल रैंक डी पेपर डॉल। जब उसने उसे फेंका, एरो अपना रास्ता भटक गया, जैसे उसे धोखा दिया गया हो। वार्डन कंफ्यूज हो गया, सोचने लगा कि क्या उसका एरो मिस हो गया। ह्यूडो ने एक्सप्लेन किया कि उसने एक सिंपल सॉल्यूशन यूज किया, क्योंकि उसकी अपनी स्किल काफी नहीं थी। इसलिए उसने पैंथियन के मार्स गॉड ऑफ वॉर की पावर को बुलाया, और उसके हमले ने वार्डन को सीधे शोल्डर पर हिट किया, जिससे काफी डैमेज हुआ। घायल होकर वार्डन ने पूछा कि वो आदमी कौन था और वहां क्या कर रहा था, लेकिन ह्यूडो ने सोचा कि उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी उसने जवाब दिया कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वार्डन किस बारे में बात कर रहा है। उसके लिए वो लोग सिर्फ इवेंट पर अटैक कर रहे थे और कुछ नहीं। उसी वक्त उसने एक और आइटम यूज किया, इस बार रैंक ए का चेंबर ऑफ साम्स, एक मैजिकल सील जिसे जलाने पर वार्डन के शरीर पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता था। ह्यूडो ने एक्सप्लेन किया कि इवेंट के बारे में र्यूमर्स के अनुसार वार्डन के पास एब्सर्ड वाइटैलिटी थी। वो एक ऐसा बॉस था जिसे मारना मुश्किल और हाईली रेजिस्टेंट था। रेकमेंडेड स्ट्रैटेजी थी एक ऐसा आइटम यूज करना जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को कमजोर कर दे। ये जानते हुए ह्यूडो ने वल्कन गॉड ऑफ फायर की पावर का सहारा लिया, क्योंकि आग नेचर की नेचुरल वीकनेस थी। इसके अलावा उसे यकीन था कि वार्डन कुबाना को बचाने के लिए सामने खड़ा होगा, जिससे कंफर्म हो गया कि उसे मिली इंटेल एक्यूरेट थी। जो उसे गाइड कर रहा था और ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा था, वो उसका क्रिम्सन सिस्टम था। अचानक वार्डन के आसपास की आग खून की बौछार से बुझ गई। ये सुबारो ने किया था और साफ कर दिया कि वार्डन अब सिचुएशन समझ चुका था। रियूटो एक दूसरी दुनिया का जीव था जो उनका सामना करने के लिए हर तरह के काउंटर मेजर्स के साथ तैयार था। उन्हें एक साथ काम करना होगा और अपना एरोगेंस छोड़ना होगा। लेकिन ह्यूडो ने डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया और सुबारो की तरफ बढ़ा, फियाल्टीज जायंट फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए। जवाब में सुबारो ने इग्निस निकाली, उसकी काली कटाना अंधेरे की आग में लिपटी हुई और एक ही झटके में जायंट के हाथ को तोड़ दिया। हैरान होकर ह्यूडो ने ब्लेड पर कोरोसिव इफेक्ट देखा और उसके पास अगले अटैक से बचने के लिए बैरली टाइम था। उसने माना कि सुबारो स्वॉर्ड्समैनशिप में एक्सीलेंट था और दोनों हाई स्पीड पर ब्लोज एक्सचेंज करने लगे। क्लैश के दौरान ह्यूडो ने रिमार्क किया कि अटैक प्लान में सुबारो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। शक होने पर उसने सिस्टम में सुबारो का नाम सर्च किया। आखिरकार उसे मिल गया, अरिओक सुबारू। उस इवेंट के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर ने एक बोनस कैरेक्टर ऐड किया था। अब ये साफ था कि सुबारो डिवाइन ब्लड का सेवियर था। बाकी की इन्फॉर्मेशन अब ह्यूडो के लिए मैटर नहीं करती थी। उसका एक ही गोल था, अब उसे हराना। इसको कैसे करना है, इसका कोई डेटा ना होने के कारण उसने डिसाइड किया कि वो हर जरूरी तरीका इस्तेमाल करेगा जब तक वो उसे मारने में सफल ना हो जाए। अटैक खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे और सुबारो को तब तक उसका साथ देना होगा। लेकिन सुबारो ने रिवर फ्लेजेटेंटे को समन करके काउंटर किया, जिसने एरिया को फ्लड कर दिया और उसे ह्यूडो के चेहरे पर एक डायरेक्ट पंच मारने का मौका दिया। ह्यूडो बदले में महसूस करने लगा कि उसका शरीर भारी हो रहा है। सुबारो ने शांति से कहा कि 5 मिनट हारने के लिए बहुत कम टाइम है। उसे एक्यूरेट पता था कि अगर उस किंग ऑफ ऑरोरा टाइमलाइन का फ्यूचर सच हो गया तो क्या होगा। पूरा कांटो रीजन एक कलामिटी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्लेयर्स की संख्या आधी से भी कम हो जाएगी।
तीसरे कैलामिटी में साया और साया गायब हो जाएंगे। जब चौथी आएगी, शिकिशिमा और कैरियन खुद को सैक्रिफाइस कर देंगे। पांचवी के साथ कोई भी गूल को नहीं हरा पाएगा। छठी आरिया के ताइगा को वापस लाएगी, जो जापान का डिस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा। सातवीं इंसानियत के एक्सटिंक्शन का कारण बनेगी, सिर्फ प्लेयर्स को छोड़कर। और आखिर में वैंक्विश भी नहीं बच पाएगा, पूरी दुनिया की किस्मत सुबारो के हाथों में छोड़कर। उस वक्त सुबारो ने एक प्लेयर के रूप में अपनी सारी पावर्स खो दी थी। ये तब हुआ जब वैंक्विश गायब हो गया, यूजे पूरी तरह से वल्नरेबल छोड़कर। तभी सिबिल गेट उसके सामने प्रकट हुआ। उसमें से किंग ऑफ ऑरोरा निकला, जिसने उसे दुनिया को बचाने की कोशिश करने के लिए जरूरी पावर्स दी। उन पावर्स के बिना सुबारो के पास कोई चांस नहीं था। वैन मर चुका था, लेकिन सुबारो ये मानने से इनकार कर रहा था। उसने जोर देकर कहा कि वैंक्विश इतनी आसानी से कभी नहीं मर सकता। लेकिन सिबिल ने एक्सप्लेन किया कि एडमिनिस्ट्रेटर का असली टारगेट वैंक्विश ही था। इससे सुबारो को सवाल हुआ कि ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन था और वो आखिर क्या रिप्रेजेंट करता था। सिबिल ने फिर एक्सप्लेन किया कि एडमिनिस्ट्रेटर सेलेस्टियल क्लॉक का क्रिएटर था, एक डिवाइस जो अलग अलग वर्ल्ड से एक साथ सोल्स कलेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। वो एक ऐसा बीइंग था जो सारे डायमेंशन से परे था और अब उस दुनिया को पूरी तरह से मिटाना चाहता था। फिर भी सिबिल का मानना था कि अभी भी एक आखिरी उम्मीद बाकी है और इसीलिए उसने सुबारो को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना। इस तरह वो किंग ऑफ ऑरोरा बना। थोड़ी देर बाद आसमान टूट गया, घड़ी टूट गई, एग्जीक्यूटिव्स प्रकट हुए। उनमें ग्लाडी भी थे, जिनका लीडर ह्यूडो था। बाकी सभी प्लेयर्स ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। यहाँ तक कि ताइगा एक प्लेयर होने के बावजूद भी नहीं बची। आखिर में सुबारो कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स में से एक था। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जेंगा ने सुबारो के सर्वाइवल को एंश्योर करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। इसके बावजूद सुबारो के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसे लगा कि कोई फ्यूचर नहीं है। तभी ह्यूडो उसके सामने प्रकट हुआ और डिक्लेयर किया कि अब वो उस दुनिया का रूलर है। उसने कहा कि सुबारो का टाइम खत्म हो गया है और अब भागने के लिए कोई जगह नहीं है। सुबारो कंफ्यूज होकर ने पूछा कि वो लोग आखिर कौन थे, कहां से आए थे और उस दुनिया पर अटैक क्यों कर रहे थे। ह्यूडो ने जवाब दिया कि जवाब साफ है, वो अर्थ से आया था, और ऐड किया कि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो प्रेफर करेगा कि सुबारो बिना रेजिस्टेंस के ही मर जाए। लेकिन ऑफ कोर्स सुबारो आखिरी दम तक लड़ा, जब तक उसकी सोल उस दुनिया से गायब नहीं हो गई। प्रेजेंट में सुबारो ने डिक्लेयर किया कि ह्यूडो उसके साथ आ रहा है। इस बार ये अंत होगा। ह्यूडो बस हंसने लगा, कहते हुए कि जो कैरेक्टर्स गिरते और टाइम में वापस आते हैं वो हमेशा अजीब बातें करते हैं और उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ह्यूडो ने वल्कन की पावर का इस्तेमाल करके फिर से अटैक किया, लेकिन सुबारो ने ब्लड मोल्ड से खुद को डिफेंड किया। तुरंत ह्यूडो ने मर्क्यूरी की पावर पर स्विच किया। इतनी तेज स्पीड तक पहुंच गया कि सुबारो को ब्लॉक करने में भी मुश्किल हुई, फिर भी उसने मैनेज कर लिया। ह्यूडो ने रियलाइज किया कि ब्लड एबिलिटी काफी वर्सेटाइल थी। सुबारो दूसरी तरफ सोच रहा था कि उसे याद नहीं कि ह्यूडो ने पहले कभी वो पावर यूज की हो। ह्यूडो की मेन एबिलिटी पैंथियन थी, जो उसे ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी के गॉड्स के कॉन्सेप्ट्स को मटीरियलाइज करने देती थी। इससे उसे कई तरह के अटैक्स का एक्सेस मिलता था। लेकिन जो चीज ह्यूडो को और भी खतरनाक बनाती थी वो थी उसकी सब एबिलिटी। यही असली वजह थी कि सुबारो उसे दूसरी टाइमलाइन में हार गया था। इस सब एबिलिटी का नाम ऑक्सीजिया था, जो ह्यूडो कोतेत्सु से ओरिजिनेट हुई थी। ये यूजर द्वारा देखे गए किसी भी स्किल को एक बार में रिकॉर्ड कर लेती थी और उसके बेसिस पर बेस्ट काउंटर मेजर निकाल लेती थी। दूसरे शब्दों में उसके खिलाफ कोई भी ट्रिक 2 बार काम नहीं करती थी। सुबारो जानता था कि ह्यूडो के कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स ऑक्सीजिया के साथ मिलकर उसे एक लगभग इम्पॉसिबल दुश्मन बनाते थे। लेकिन सुबारो के पास अभी भी एक वेपन था जो उसकी काली कटाना से बहुत अलग था। यहाँ तक कि ह्यूडो भी उस जबरदस्त एनर्जी को महसूस कर सकता था जो रेनबो की पावर बुलाने पर उभरी। इसका सामना करने के लिए सुबारो को डिवाइन चिजल को उसके सेकंड फॉर्म में यूज करना होगा। ह्यूडो ने मार्स की पावर का इस्तेमाल करके खुद को डिफेंड किया, लेकिन फिर भी ड्रैगन स्लैश से 2 टुकड़ों में कट गया। सुबारो ने किन और ब्लडलाइन की पावर का भी इस्तेमाल किया, हिरोसाका की टेक्निक का एक अंश चुराकर। ह्यूडो ने तुरंत नोटिस किया कि सुबारो की एबिलिटीज की क्वालिटी अचानक बढ़ गई थी। उसने माना कि सुबारो सच में एक पावरफुल ओपोनेंट था। इस बीच ब्रॉन्ज कंट्री में एक छिपी हुई गुफा के अंदर मरिया ने शिकिशिमा को समझाया कि ये एक दूसरी दुनिया से हमला है। उसने कहा कि ह्यूमन वर्ल्ड से परे कई दुनियाएं हैं, पहली स्थापित हुई, फिर दूसरी, तीसरी और इसी तरह। उसने एक थ्योरी के बारे में बात की।
ये आइडिया कि ये दुनियाएं जितनी करीब होती हैं, उनका आपस में इंटरैक्ट करना उतना ही आसान होता है। लेकिन उसने ये भी समझाया कि ये इतना सिंपल नहीं है, कई फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। सबसे ज्यादा संभावना थी, उसने कहा, कि एक ही दुनिया में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स इकट्ठे हो गए थे, जो वहां के निवासियों को इस तरह कंट्रोल कर रहे थे जैसे सब कुछ एक गेम का हिस्सा हो। ऐसा लगता था जैसे एक शॉकिंग कैरेक्टर तरह की कंपनी इन गेम्स को बनाने और बेचने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। शिकिशिमा इम्प्रेस होकर ने कमेंट किया कि वो इस बारे में बहुत कुछ जानती है। मारिया ने जवाब दिया कि वो कभी इंसान थी, इसलिए वो इन चीजों को अच्छे से समझती है। लेकिन उसने कहा कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि हमला आ रहा था और जो उनके खिलाफ लड़ रहा था वो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा लगाए गए उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहा था, प्लेयर्स के रूल्स। उसी वक्त हुडो को याद आया कि ये सब कैसे शुरू हुआ। एक दिन उसकी दुनिया में अलग अलग पोर्टल्स खुलने लगे। उसी समय आसमान में सेलेस्टियल क्लॉक दिखाई दी। ये गेम की शुरुआत थी। हाइपीरियन ऑनलाइन के लोगों ने उसे सीधे कांटेक्ट किया, बताते हुए कि यूसे दुनिया को बचाने के लिए एक प्लेयर के रूप में चुना गया था। हुडो कोतेत्सु क्रिम्सन टीम का हिस्सा था और उसका मिशन अपने एलाइज के साथ पोर्टल्स में घुसकर अलग अलग दुनियाओं में दुश्मनों का सामना करना था। अगर वो सफल होते तो उन्हें रेयर आइटम्स मिलते, लेकिन अगर वो फेल होते तो उन्हें सख्त सजा मिलती। उन्हें प्लेयर्स कहा जाता था और इस पॉइंट से वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए हर खतरे को हराने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हुडो की दुनिया में कभी कभी टीम को अदर वर्ल्ड पर हमला करने के लिए भेजा जाता था और कभी कभी उन्हें अपनी दुनिया को बचाना पड़ता था। और किसी भी लड़ाई की तरह जीत और हार होती थी। उसने रास्ते में कई साथी खोए, लेकिन वो 8 साल तक वही जिंदगी जीता रहा जब तक कि वो पूरे हाइपीरियन ऑनलाइन का सबसे पावरफुल प्लेयर नहीं बन गया। लेकिन सच ये था कि वो स्ट्रेंथ या स्किल से सबसे स्ट्रांग नहीं बना, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आखिरी प्लेयर बचा था। आखिरकार उसे एक बड़े स्केल इवेंट में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया, एक जंग जिसका मकसद अंडरवर्ल्ड को जीतना था। उस कैंपेन के दौरान किसी ने उससे पूछा कि वो लड़ना क्यों जारी रखता है जबकि उसकी दुनिया लगभग तबाह हो चुकी थी। हुडो ने सार्कास्टिक अंदाज में जवाब दिया, उस आदमी से पूछते हुए कि क्या उसने गेम को बिना कभी खेले ही बनाया था। दिल ही दिल में वो जानता था कि वो किसी आइडियल के लिए नहीं लड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ये पसंद था, वो उस दुनिया में अच्छा था, वो वहां पूरा महसूस करता था। प्रेजेंट में वापस आकर ब्रॉन्ज कंट्री में सुबारू हुडो को खत्म करने के लिए डिटर्मिन्ड था। उसने हिरोसाका की स्वॉर्ड शिपमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया, एक लीथल ब्लो तैयार करते हुए। प्लान सिंपल था, किन की पावर का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नया अटैक करना, कुछ ऐसा जो हुडो ने पहले कभी नहीं देखा था, एक डिसाइसिव स्ट्राइक उसे एक बार में हराने के लिए। इस बीच हुडो पूरी तरह से फाइट पर फोकस रहा। उसके लिए वो बैटल सुबारू की आखिरी जीत थी और उसने सब कुछ एनालाइज कर लिया था। वो जानता था कि सुबारू कौन सा वेपन इस्तेमाल करता है, उसकी पावर का ओरिजिन समझ चुका था और उसकी मेन वीकनेस को पहले ही आइडेंटिफाई कर चुका था। अपने एनालिसिस पर भरोसा करते हुए उसने फिर से मर्क्यूरी की स्पीड का इस्तेमाल किया। स्ट्राइक इतनी तेज थी कि उसने सुबारू के चेहरे पर रिएक्ट करने से पहले ही हिट किया। फिर भी सुबारू ने काउंटर अटैक नहीं किया। हुडो ने नोटिस किया कि उसकी पावर अब सुबारू की पावर के साथ बैलेंस्ड थी। उसकी जीत का सबसे अच्छा मौका था कि वो कॉन्स्टेंटली अडैप्ट करता रहे, इसलिए उसने ऑक्सीशिया को फिर से एक्टिवेट किया, बेस्ट स्ट्रैटेजी निकालने की कोशिश करते हुए। लेकिन इस बार वो कॉट ऑफ गार्ड हो गया। सुबारू हिरोसाका की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था और हुडो को चोट लगी। फिर भी उसने जल्दी से अडैप्ट कर लिया। उसने अटैक्स को ब्लॉक किया और नोटिस किया कि सुबारू की स्वॉर्ड शिपमेंट उस ब्लैक कटाना से जुड़ी हुई से अलग थी। फिर भी हुडो को सारे पिछले पैटर्न्स याद थे। सुबारू के स्ट्राइक्स भारी थे और उसकी एंड्योरेंस सुपीरियर थी। यूसे कुछ और चाहिए था। चूंकि हुडो हिरोसाका के स्टाइल से अडैप्ट हो चुका था, सुबारू ने अपनी ब्लैक कटाना फिर से निकाली और डुअल वील्डिंग स्टाइल अपना लिया। हुडो अच्छे से जानता था कि वो कटाना क्या कर सकती थी। उसमें करप्शन और डीके की पावर थी। वो उसके खिलाफ लंबा एक्सचेंज ऑफ ब्लोज अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी सुबारू ने एक ओपनिंग का फायदा उठाया और डिवाइन चिजल के फ्लाइंग स्ट्राइक्स का इस्तेमाल किया। हुडो को खतरा महसूस हुआ, अटैक्स बहुत तेज थे। शायद ये सुबारू का असली ट्रम्प कार्ड था। फिर भी उसने अडैप्ट करने की कोशिश की, ऑक्सीशिया का इस्तेमाल करके एक रास्ता ढूंढने की। और सच में उसका डिडक्शन एक्यूरेट था।
जब सुबारू ने उसे पीछे से मारने की कोशिश की, हुडो तेज था और उसने सुबारू के पेट में एक डायरेक्ट ब्लो मारा, उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन उसने इसके लिए एक कीमत चुकाई, उसे अपना राइट आर्म सैक्रिफाइस करना पड़ा। सब कुछ के बावजूद हुडो का स्ट्राइक ज्यादा स्ट्रांग था। सुबारू गिरा, बहुत ज्यादा खून बह रहा था। फिर हुडो ने फाइट उसी तरह खत्म की जैसे उसने पिछली लाइफ में की थी, अपना लेफ्ट आर्म सुबारू के सीने में घुसाकर। लेकिन सुबारू मरने के कगार पर भी उस प्रॉमिस को याद किया जो उसने किंग ऑफ ऑरोरा से किया था, फ्यूचर बदलने और इंसानियत को बचाने का प्रॉमिस। तभी हुडो को महसूस होने लगा कि कुछ गलत है। ऑक्सीशिया ने सुबारू के 12 स्वॉर्ड स्टाइल को डिटेक्ट क्यों नहीं किया था? सच ये था कि ये सब एक ट्रिक थी। सुबारू ने ब्लैक कटाना का इस्तेमाल करके हुडो को उससे अटैक्स एक्सपेक्ट करने पर मजबूर किया था। लेकिन अब वो अभी भी खड़ा था, कुछ ऐसा जो सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि उसने एक ऐसी एबिलिटी एक्टिवेट की थी जो सिर्फ वैम्पायर स्टेट में यूज की जा सकती थी, यानी जब उसकी लाइफ 50% से नीचे हो। अपनी हथेली हुडो के सीने पर दबाए हुए सुबारू ने आखिरकार अपना स्पेशल मूव एक्टिवेट किया, द रेंडिंग स्लैशिंग। ये टेक्निक हुडो के पूरे शरीर में फैल गई, न सिर्फ उसे बल्कि आसपास की हर चीज को काट रही थी। यहाँ तक कि वार्डन, जो दूर से देख रहा था, भी जो हो रहा था उसे चकित था। जैसे ही वो टुकड़ों में कट रहा था, हुडो ने शुरू से ही सुबारू का प्लान समझ लिया था। उसने हार मानी और एक मुस्कान के साथ डिक्लेयर किया कि ये एक ग्रेट बैटल थी और आखिरकार गायब हो गया। वार्डन सब कुछ देखते हुए बहुत इम्प्रेस हुआ। सुबारू ने किंग ऑफ ब्रॉन्ज की पावर का इस्तेमाल किए बिना ही जीत हासिल की थी। इससे भी ज्यादा उसके देश पर हमला करने वाले सोल्जर्स गायब हो गए थे। सबसे ज्यादा संभावना थी कि वो उस आदमी की एबिलिटी के एक्सटेंशंस थे जिसे सुबारू ने अभी मारा था। थोड़ी देर बाद सुबारू लड़खड़ाते हुए आया और एक हीलर के लिए चिल्लाया। वो मर रहा था, लेकिन वार्डन ने उसकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर दी। तभी इकुहाना उसकी तरफ दौड़ी, उसे हील करने की कोशिश करने के लिए। उस पल सुबारू ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो पहले कहीं मिले हैं। तभी उसे याद आया। उसने अविश्वास में पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है कि उसे याद नहीं। उसने पिछले समय में उसकी गर्दन काट दी थी ब्लैक कटाना से। वो वही आकर्षक प्राणी थी, फूलों से घिरा हुआ विशाल यूनिकॉर्न। सुबारू पछताते हुए माफी मांगी और दर्द में भी उसकी मदद के लिए धन्यवाद किया। इकुहाना ने तब कमेंट किया कि उसने कभी सोचा नहीं था कि इंसान इतने पावरफुल हो सकते हैं। सुबारू ने समझाया कि रॉ स्टैट्स के मामले में तीसरा किंग उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। फर्क ये था कि उसने उस लड़ाई के लिए ध्यान से तैयारी की थी। हुडो कोतेत्सु दूसरी तरफ एक प्लेयर था जो साफ तौर पर उस दुनिया से नहीं था। वार्डन ने तब समझाया कि दूसरी दुनिया के प्लेयर्स को कॉन्करर के नाम से जाना जाता है। समय समय पर वो ऐसी स्किल्स और आइटम्स के साथ आते थे जो उस दुनिया के लिए बिल्कुल अनजान थे। उसने खुद माना कि अगर सुबारू उसके साथ ना होता तो वो हार जाता। सुबारू को राहत मिली कि वार्डन सुरक्षित था, क्योंकि इसका मतलब था कि उसका देश भी सुरक्षित था, कम से कम अभी के लिए। वो आखिरकार आराम कर सकते थे। तब एक और आवाज आई, इस बात से सहमत होते हुए। उसने कहा कि जल्द ही एक और बेहतर मौका आएगा। आवाज हुडो कोटेत्सु की थी, जिसने कहा कि अभी के लिए वो अपनी दुनिया में वापस जाएगा। सुबारू ने सोचा कि क्या उसके पास कोई रिवाइवल आइटम है, और हुडो ने कंफर्म किया। चूंकि वो सोलो खेलता था, वो हमेशा एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस अपने साथ रखता था। उसी वक्त वार्डन ने उस पर सीधा हमला करने की कोशिश की, लेकिन अपनी पूरी पावर के बावजूद हमले का कोई असर नहीं हुआ। हुडो बिल्कुल अनहार्म था। उसने समझाया कि वो पोस्ट रिवाइवल इनविंसिबिलिटी फेज में था, एक टेम्पररी इफेक्ट जो उसे किसी भी डैमेज से बचाता था। सुबारू ने तब समझा कि हुडो सच में वापस खींच लिया जा रहा है। उसके अनुसार उसकी दुनिया का एडमिनिस्ट्रेशन उसे पहले ही वापस बुला रहा था और यू से पेनल्टी मिलने की संभावना थी। इस बार जीत सुबारू की थी, जिसने तब पूछा कि क्या हुडो एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कुछ जानता है। हुडो ने नहीं में जवाब दिया। यूसे स्टोरी या गेम के लोर में ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन जाने से पहले उसने साफ कर दिया कि वो एक दिन सुबारू से फिर मिलने की उम्मीद करता है। उसे वो मूव एक्यूरेट याद था जिसने उसे मारा था, और अगली बार वो नहीं हारेगा। सुबारू ने मन ही मन सोचा कि ये बंदा सच में हारने से नफरत करता है, और दिल ही दिल में उसने उम्मीद की कि वो फिर कभी ना मिले। फिर भी हुडो एक हल्की मुस्कान के साथ चला गया। जैसे ही वो अपनी दुनिया में वापस लौटा, एडमिनिस्ट्रेटर ने उससे पूछा कि क्या उसे इवेंट में मजा आया। हुडो ने जवाब दिया कि हाँ, उसे चैलेंज इंटरेस्टिंग लगा।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ने जल्दी से उसे याद दिलाया कि वो टारगेट को हराने में फेल हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप उसे पेनल्टी मिलेगी। इससे पहले कि वो समझा पाता कि इसका क्या मतलब है, हुडो का ऑपरेटर एक वार्निंग के साथ प्रकट हुआ। यू से तुरंत भागना था, एक नया पोर्टल खुलने वाला था उसकी दुनिया को एक और से जोड़ते हुए, और अचानक सिस्टम करप्ट होने लगा। हुडो ने तब समझा कि एक नया इन्वेजन शुरू हो रहा है। दुश्मन पावरफुल लग रहा था, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका मानना था कि चाहे ओपोनेंट कोई भी हो, उसे बस अपनी पूरी ताकत से उनका सामना करना है। उसके सामने एडमिनिस्ट्रेटर की बड़ी आंख उभरी, जो इशारा कर रही थी कि लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। इस बीच ब्रॉन्ज कंट्री में इकोहाना ने अपने सेवियर को धन्यवाद देने की इच्छा व्यक्त करके उसे गोल्डन मैन कंट्री ने एस्कॉर्ट करने की परमिशन मांगी। इससे वार्डन को बहुत बुरा लगा, जिसने अपनी नाखुशी साफ जाहिर की। सुबारू ने लेकिन इकुहाना को गहरा धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि वो अकेले अच्छा रहेगा। इकुहाना ने तब पूछा कि क्या ये उसकी पहली बार है, और सुबारू ने कंफर्म किया। फिर भी उसने मेंशन किया कि उसे पहले ही बहुत मदद मिल चुकी है, खासकर किंग ऑफ ऑरोरा से आने वाले ब्रेसलेट द्वारा ट्रांसमिट की गई इंफॉर्मेशन के जरिए। उसी वक्त एक गोल्डन ईगल आसमान में उड़ता हुआ प्रकट हुआ। उस पर सफीना, क्वीन ऑफ द कंट्री ऑफ गोल्ड, सवार थी। उसने कहा कि वो सुबारू को अपने साथ ले जाएगी जब तक वार्डन को कोई आपत्ति न हो। जब सिबिल ने समझाने की कोशिश की कि सफीना सुबारू को ढूंढने के लिए इतनी डिटर्मिन्ड क्यों थी, वो अपनी हंसी नहीं रोक सकी। उसने कहा कि सच में क्वीन उससे शादी करने की प्लानिंग कर रही थी। पूरी सहजता के साथ सफीना ने सुबारू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि अगर वो उसे पकड़ लेगा तो वो एक दूसरे का फ्यूचर शेप कर सकते हैं। वार्डन चिड़चिड़े होकर ने पूछा कि सफीना वहां आखिर कर क्या रही थी। उसने जवाब दिया कि उसके असिस्टेंट द्वारा की गई एक गलती के कारण वो पूरी दुनिया में सुबारू को ढूंढ रही थी, ताकि उससे पर्सनली माफी मांग सके। सुबारू ने सोचा कि वो ज्यादा सॉरी नहीं लग रही है, और उसने कंफर्म किया कि वो सच में नहीं थी, लेकिन फिर भी माफी मांगेगी। वार्डन ने बड़बड़ाया कि वो हमेशा अपनी मर्जी से सब कुछ करती है, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे बिना। सफीना ने जवाब दिया कि वो ग्रम से इसके साथ शुरू ना करे, क्योंकि वो जल्द ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में होंगे। उसने ये भी कहा कि वार्डन जैसे बूढ़े आदमी को मारना बेहद बोरिंग लगेगा। ये साफ था कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। फिर भी सफीना ने जोर देकर कहा कि सुबारू उसके ईगल पर चढ़ जाए, उसे अश्योर करते हुए कि ये एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सफर होगा और वो फ्यूचर के बारे में बेहतर डिस्कस कर सकते हैं। सुबारू ने मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे ज्यादा चॉइस नहीं दी। बाद में सफीना ने दो चीजों के लिए फिर से माफी मांगी। पहली ये कि एक्सिस ने सबको एक डिजास्टर सिचुएशन में भेज दिया था, कुछ ऐसा जो अनुमानित रूप से सीक्रेट में किया गया था, क्वीन की जानकारी के बिना। फिर भी सफीना महसूस कर सकती थी जब एक गोल्ड रैंक एबिलिटी का इस्तेमाल किया गया, और इससे वो अलर्ट हो गई। सुबारू ने सोचा कि क्या एक्सिस ने सच में अकेले काम किया था, अपनी क्वीन की जानकारी के बिना। सफीना ने समझाया कि कभी कभी एक्सिस उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करने की कोशिश करती है और आखिर में अपने डिसीजंस खुद ही ले लेती है। जब सुबारू ने पूछा कि क्या क्वीन ने एक्सिस को माफ कर दिया है, उसने जवाब दिया कि आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। उन एक्शंस के कारण सुबारू वार्डन को बचा पाया, कॉन्करर को हरा पाया और ब्रॉन देश पर हमले को रोक पाया। सच में सफीना ने समझाया कि सबको एक्सिस का धन्यवाद करना चाहिए। भले ही उसने सीधे क्वीन के ऑर्डर्स को डिसोबे किया, उसने इंस्टिंक्ट पर काम किया। सुबारू ने कमेंट किया कि एक्सिस को अपने मोनार्क की अथॉरिटी को इग्नोर करने के लिए प्रेज किया जा रहा है, लेकिन सफीना ने कैजुअली जवाब दिया कि उस दुनिया में सब कुछ एक एंटरटेनमेंट का रूप है। उसके अनुसार एक बार जब सुबारू किंग बन जाएगा, वो उस तरह की सोच को समझने लगेगा। उसके लिए एक सेट डेस्टिनी को फॉलो करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट अलायंस बनाना था, और वो सुबारू को अपने पास चाहती थी। उसने कहा कि ये आखिरकार बुरा प्रपोजल नहीं लगता। वहाँ कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था सिवाय उसके। हाल ही की घटनाओं को देखते हुए ये साफ था कि सुबारू बहुत कुछ जानता था, जैसे कि उसने देख लिया हो कि क्या होने वाला है। उसने तब पहली ग्रेट कैलामिटी को याद किया। ये इसलिए था क्योंकि सफीना ने उसे इंटरेस्टिंग पाया कि उसने उसकी रॉयल मीटिंग में पार्टिसिपेशन अलाउ की। वो ऐसी क्वीन थी। सच में वैंक्विश इस मामले में काफी सिमिलर था। सफीना ने कमेंट किया कि उसने सुबारू के सभी साथियों को लोकेट कर लिया है और जल्द ही वो सब दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहे होंगे। कई को बेहद दूर जगहों पर भेजा गया था, लेकिन उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उन्हें ट्रैक कर लिया। सुबारू ने गहरा धन्यवाद किया, लेकिन उसे याद दिलाया कि अभी भी कुछ और है जिसके लिए वो माफी मांगना चाहती थी। तभी सफीना ने रिवील किया कि ये कोकुगाईजी इंसिडेंट के बारे में था। जैसा कि सुबारू पहले से जानता था, 3 किंग्स ह्यूमन वर्ल्ड में दिखने वाले गोल्डन, सिल्वर और
और ब्रॉन्ज गेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। कोकुगाई को सिर्फ एक स्पाई के रूप में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए उसके डायरेक्ट ऑर्डर्स के तहत भेजा गया था, लेकिन किसी ने उसे आखिरकार होने वाली रेवोल्यूशन शुरू करने के लिए उकसाया था। सुबारू ने पूछा कि आखिर ये किसने किया था, और उसे शक होने लगा कि ये वही आदमी हो सकता है जो उसके पहले फ्यूचर को बदलने में सक्षम था। यही वो आदमी था जिसके बारे में सफीना सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहती थी। बिना हिचकिचाए वो सुबारू के पास आई और कहा कि वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। वो जानती थी कि वो अभी भी बहुत कुछ छिपा रहा है। यकीन था कि उसे किंग ऑफ डॉन से प्रोफेसी मिली थी। उस वक्त सुबारू ने सोचा कि सफीना बहुत कुछ जानती है। वो शायद उसका मन भी पढ़ रही थी, और उसके एक्सप्रेशन को देखकर उसने कहा कि ये उसके चेहरे पर साफ लिखा है कि वो यही सोच रहा है। लेकिन उसने अश्योर किया कि ये सिर्फ एक गेस था। उसके पास कोई माइंड रीडिंग एबिलिटी नहीं थी। उसकी सारी स्किल्स कॉम्बैट पर फोकस थी। उसके पास सिर्फ एक्सीलेंट इंट्यूशन था, और उस इंट्यूशन के अनुसार सुबारू से शादी करने से दुनिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन प्रपोजल की बोल्डनेस के बावजूद सुबारू ने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। इस बीच ब्रिलियंट सी के पानियों में सयाका ने वैंक्विश को देखा और पूछा कि उसे क्या हुआ है। वैंक्विश ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। वो कैसे रिएक्ट करेगी अगर उसे पता चले कि उसकी एक दोस्त किसी ऐसे से शादी करने वाली है जिसके पास गेट है। सयाका ने जवाब दिया कि अगर उनके बीच प्यार है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, लेकिन वैंक्विश इससे सहमत नहीं था। उसके लिए सिचुएशन अनएक्सेप्टेबल थी। बाद में पहले से ही कंट्री ऑफ गोल्ड में सफीना सुबारू के साथ पहुंची। जैसे ही वो उतरी, उसे उसके इम्पल्सिव एक्शन के लिए सर पर एक थप्पड़ मारकर डांटा गया। इस बीच सुबारू के साथ ही आखिरकार रीयूनाइट हुए। किंग्स की लंबे समय से इंतजार की जाने वाली मीटिंग शुरू होने वाली थी। लगभग 200 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक ग्रैंड इवेंट पूरे अंडरवर्ल्ड को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए। टॉपिक्स में पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी, एजुकेशन और ग्लोबल इंपॉर्टेंस के अन्य मुद्दे शामिल थे। हर साइकिल मीटिंग 3 मुख्य देशों गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज में से एक में आयोजित की जाती थी। इसकी टोटल ड्यूरेशन 10 दिन थी। सयाका ने रिमार्क किया कि उसे लगा 10 दिन बहुत लंबा समय है, लेकिन शिकीशिमा ने समझाया कि सच में ये ज्यादा टाइम नहीं था। यूएन और ह्यूमन वर्ल्ड में इक्विवेलेंट मीटिंग्स 2 महीने या उससे भी ज्यादा चल सकती थीं। सुबारू वहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन से था। उसका गोल ह्यूमन वर्ल्ड को अंडरवर्ल्ड से जोड़ने वाले सभी पोर्टल्स को खत्म करना था। ऐसा करने के लिए उसे किंग्स से ऑथराइजेशन और अन्य रिप्रेजेंटेटिव से अप्रूवल की जरूरत होगी। कोलोसल पैलेस ऑफ द कंट्री ऑफ गोल्ड के सबसे अंदर के सेक्टर्स में टावर ऑफ इटर्निटी खड़ा था। उसे देखकर सुबारू ने रिमार्क किया कि वो जगह उसे उस बैटलफील्ड की याद दिलाती है जहां उसने इला से लड़ा था। एक सिस जो उसके साथ थी ने कंफर्म किया कि ये शायद वही लोकेशन थी। वो वहां उसके गाइड के रूप में थी, एक सजा पूरी करते हुए जो उसे दी गई थी। रास्ते में इक्सिस ने समझाया कि डंजन्स का रूप लेने वाले पोर्टल्स उन जगहों से शेप होते हैं जहां दुश्मन ने सबसे ज्यादा समय बिताया था। इसीलिए सुबारू ने ग्वाचिस को उसी जगह पर पाया था जहां उसने इला से लड़ा था। ये भी साफ किया गया था कि सिर्फ किंग्स और उनके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को ही किंग की मीटिंग में हिस्सा लेने की परमिशन थी। इसके कारण सुबारू के सभी साथियों को बाहर इंतजार करना पड़ा। शिकीशिमा ने कमेंट किया कि कम से कम उनके पास अभी भी सोल कम्युनिकेशन था, जिससे वो जो हो रहा था उसे फॉलो कर सकते थे। जेंगा सहमत हुआ। उसे सच में विश्वास था कि सुबारू की पर्सनालिटी को जानते हुए उसके लिए इतनी लंबी और फॉर्मल मीटिंग में बिना कोई ट्रबल किए अटेंड करना मुश्किल होगा। सुबारू ने शांति से सोचा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि अकीरा ने कितनी डेलिकेट चीज के लिए हाँ क्यों की। जब उसने वजह पूछी तो सयाका ने जवाब दिया समझाते हुए कि सुबारू दूसरों से डील करने के लिए एक्यूरेट बेस्ट पर्सन नहीं था। उसी समय शिकीशिमा एक डिटेल ब्रीफिंग दे रहा था कि क्या होने वाला है। सिबिल के फ्यूचर विजन से प्राप्त प्रेडिक्शंस के अनुसार सुबारू को सिर्फ मीटिंग के 10वें और आखिरी दिन बोलने की परमिशन मिलेगी। जो टॉपिक उसे एड्रेस करना था वो था पोर्टल्स का अबॉलिशन, अंडरवर्ल्ड को ह्यूमन वर्ल्ड से जोड़ते हुए। स्ट्रॉन्ग चांसेस थे कि रूइन प्रपोजल को सपोर्ट करेगा क्योंकि वो सुबारू की साइड था। सफीना दूसरी तरफ शायद एब्सटेन करेगी, जबकि वार्डन इसका जोर से विरोध करेगा। इसके परिणाम स्वरूप तुरंत डिसीजन ये होगा कि पोर्टल्स को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया जाए जब तक सभी एक कंसेंसस तक ना पहुंच जाएं। लेकिन शिकीशिमा ने चेतावनी दी कि उस स्ट्रैटेजी के साथ 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली रिस्क ये था कि एडमिनिस्ट्रेटर्स पोर्टल्स के सस्पेंशन को नोटिस कर लेंगे क्योंकि ये सीधे उनके गेम के रूल्स में इंटरफेयर करता था। दूसरी एक अनिश्चित वेरिएबल थी, मीटिंग के दौरान एक पॉसिबल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ऐसा जो सिबिल के फ्यूचर विजन्स भी साफ तौर पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। सुबारू ने तब पूछा कि उन अनिश्चितताओं को देखते हुए क्या उसे 9वें दिन तक अपनी मर्जी से काम करने की आजादी होगी। शिकीशिमा ने कुछ सार्कास्टिक के साथ जवाब दिया कि सबसे समझदार भरा कदम ये होगा कि वो प्रार्थना करना
शुरू कर दे। इस बीच सुबारू पहले से ही टावर ऑफ इटर्निटी पर चढ़ रहा था। माहौल अजीब था, उसके आसपास कुर्सियां तैर रही थी। उन सीट्स ने मीटिंग का स्पेस बनाया और उनका अरेंजमेंट किंग के मूल देशों की हायरार्की के अनुसार था। जब सुबारू ने अपनी जगह लेने की कोशिश की, उसने एक और पार्टिसिपेंट को ब्लॉक कर दिया। उस आदमी ने धैर्य न रखते हुए मांग की कि वो रास्ते से हट जाए और उसे जल्द ही किंग ऑफ वेजिटेशन के रूप में पहचाना गया। एक महिला इस सिचुएशन को देखते हुए ने सवाल किया कि क्या वो गेस्ट के साथ बहुत ज्यादा रूड नहीं हो रहा है। सुबारू ये सुनकर हैरान था कि ये दांत किसी और से नहीं बल्कि एक्सिस से आए थी, जिसने कुछ ही समय पहले सभी गेस्ट्स को जहन्नम में जाने को कहा था। किंग का नाम सिर्फ वर्दे था। हाँ, वर्दे। उसने किंग्स के बीच 19th पोजीशन हासिल की थी और जब उसे रियलाइज हुआ कि एक्सिस अभी भी बोल रही है, उसने उसे अपना मुंह बंद करने का ऑर्डर दिया। एक सार्कास्टिक टोन के साथ एक्सिस पीछे हट गई, उसे पास होने देते हुए, लेकिन वर्दे ने जाते हुए भी महिला के डिसिप्लिन की आलोचना की। जब वो सुनने की रेंज से बाहर हो गया, एक्सिस ने एक गाली बड़बड़ाई जो वो नहीं सुन सका। जल्द ही 3 और किंग्स आए। पहला राकान था, किंग ऑफ स्कारलेट, जो हायरार्की में 25th पोजीशन पर था। उसने सुबारू को नफरत से देखा, सवाल करते हुए कि क्या वो कमजोर इंसान सचमुच मीटिंग में एक पार्टिसिपेंट था। उसके पास कामिना था, किंग ऑफ स्काई ब्लू, ओवरऑल 3rd रैंक पर। तीसरा ल्यूट था, क्वीन ऑफ मैंडरिन। उसका एक्यूरेट टाइटल ट्रांसलेशन के न्यूआंसेस के कारण कंफर्म करना मुश्किल था, लेकिन उसकी ऑरेंज अटायर इसका स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही थी। तीनों अपने तैरते हुए एलिवेटर्स में अपने अपने सीट्स की तरफ बढ़े और फिर एक्सिस ने सुबारू को बताया कि वो भी अपनी सीट पर जा सकता है। उसने ऐसा किया, नोटिस करते हुए कि वो कमरे में मौजूद अन्य अजीब किंग्स से अजीब और अजीब निगाहें आकर्षित कर रहा था। उनमें से कुछ बिल्कुल अबसर्ड दिखते थे, जैसे एक कुत्ता लिपस्टिक लगा रहा हो। फिर भी कई सीट्स अभी भी खाली थीं। थोड़ी देर बाद रुइन ने सुबारू से टेलीपैथी के जरिए कांटेक्ट किया। उसने समझाया कि सभी किंग्स फिजिकली टावर में एंटर नहीं कर सकते। ज्यादा खतरनाक या पावरफुल वाले, जैसे वार्डन, का एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड था और वो पार्टिसिपेट करने के लिए रिमोट कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे। रुइन, जो सुबारू से भी कांटेक्ट में था, ने साफ किया कि उसके नीचे बैठे किंग्स छोटे, कम प्रभावशाली देशों को रिप्रेजेंट करते थे, सभी 3 ग्रेट कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन के तहत। कंट्री ऑफ डार्कनेस, जिसे कोकुगाई बिलोंग करता था, उन्हीं सबऑर्डिनेट देशों में से एक था। उसका नया किंग कोकुहाशी था, जो अभी हायरार्की में 176th रैंक पर था। किंग ऑफ डॉन सिबिल के देश से भी मौजूद था और उसने सुबारू को प्यार से हाथ हिलाया। उसने ओवरऑल 42nd पोजीशन हासिल की थी। रुइन ने समझाया कि सुबारू से ऊपर पोजीशन वाले सबसे पावरफुल थे और उनमें से 4 किंग्स थे जिनसे सुबारू पहले ही मिल चुका था। रुइन ने तब शेयर किया कि स्ट्रक्चर के बिल्कुल टॉप पर 3 मुख्य किंग थे, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड के किंग्स, और वो खुद किंग ऑफ ब्रॉन्ज था। सुबारू ने उसे एक्सप्लेनेशंस के लिए धन्यवाद किया और रुइन ने जवाब दिया कि वो आभारी है। सिबिल द्वारा लाए गए अपडेट्स, खासकर किंग ऑफ डॉन की टाइमलाइन के बारे में, सबके लिए बहुत मददगार साबित हुए थे। फिर भी सुबारू ने खुद से माना कि वो अभी भी नर्वस था। तभी सफीना ने कमेंट किया कि रुइन वहां काफी एंजॉय कर रहा लगता है। रुइन ने सोचा, थोड़ा अनईजी होकर, कि अगर उसे पता चल गया कि वो सीक्रेटली सुबारू से कम्युनिकेट कर रहा है तो बुरा होगा। इसको टालने की कोशिश में उसने सिर्फ कहा कि उसका हॉरोस्कोप उस दिन अच्छा था। सफीना ने लेकिन एक तीखे कमेंट के साथ जवाब दिया, कहते हुए कि ये किसी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन से ज्यादा कुछ लग रहा है। रुइन घबराकर ने दावा किया कि वो सिर्फ सुबारू को देख रहा था, क्योंकि उसे देखे हुए काफी समय हो गया था। इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन दिल ही दिल में वो ये सोचने से नहीं रुक सका कि क्या उस पागल औरत ने भी सुबारू से शादी प्रपोज की थी, जैसे उसने दूसरों से की थी। वो औरत सच में अनप्रिडिक्टेबल थी। कोई भी सफीना के विचार नहीं पढ़ सकता था या उसके एक्शंस का अनुमान नहीं लगा सकता था। वो अनप्रिडिक्टेबल थी, लगभग पागल और एक्यूरेट। उसी वक्त लंबे समय से इंतजार की जाने वाली मीटिंग आखिरकार शुरू हुई। सफीना ने एक शांत मुस्कान के साथ उन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को एनुअल मीटिंग ऑफ द किंग के लिए इकट्ठा देखकर अपनी खुशी व्यक्त की। मैं स्पीकर के रूप में उसने अनाउंस किया कि देशों द्वारा कुल 217 टॉपिक सबमिट किए गए हैं और सभी से सहयोग मांगा ताकि मामले मीटिंग के टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व हो सकें। लेकिन इससे पहले कि वो अपना इंट्रोडक्शन पूरा कर पाती, उसे किंग वर्दे ने बेरुखी से इंटरप्ट किया।
इस बीच सुबारू अपने मन में अपना ऑब्जेक्टिव दोहराता रहा। वो पोर्टल्स को खत्म करना चाहता था। यही वो चीज थी जिस पर वो फोकस्ड था, सेंटर्ड रहने की कोशिश करते हुए। इंटरप्शन ने उसका ध्यान खींचा। सफीना साफ तौर पर फ्रस्ट्रेट होकर ने अर्जेंसी पर सवाल उठाया। वो जानना चाहती थी कि ऐसी क्या जरूरी बात थी जिसने उसके ओपनिंग स्पीच को इंटरप्ट करना जस्टिफाई किया। तब वर्दे ने 4 देशों की तरफ से बात की, वर्डेंट, स्कारलेट, स्काई ब्लू और मैंडरिन कंट्रीज। उन सभी ने मांग की कि 3 ग्रेट किंग्स ऑफ ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड अंडरवर्ल्ड को ह्यूमन वर्ल्ड से जोड़ने वाले पोर्टल्स को खत्म कर दें। इस डेक्लेरेशन ने सुबारू को हैरान कर दिया। वो जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि 3 मुख्य किंग्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया। सिबिल सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि चीजें एक सीरियस प्रॉब्लम में बदलने वाली हैं। सुबारू के रिएक्शन को देखकर वर्दे ने उस पर तंज कसा, पूछते हुए कि क्या उसे प्रपोजल से कोई प्रॉब्लम है। आखिरकार क्या यही इंसान नहीं चाहते थे? सुबारू का मन शंकाओं से भर गया। उस किंग को उसका नाम और उसके गोल्स कैसे पता चले? जल्द ही सब कुछ साफ हो गया। मेंटल लिंक के जरिए जेंगा ने कमेंट किया कि घटनाएं उनके पढ़े गए फ्यूचर से अलग रास्ता ले रही हैं। अकीरा ने भी सवाल किया कि अंडरवर्ल्ड से कोई पोर्टल्स के अबॉलिशन की वकालत कैसे कर सकता है। इस बीच शिकिशिमा को शक होने लगा कि ये वही अनप्रिडिक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट था जिसका जिक्र पहले किया गया था। सुबारू ने कंफर्म किया, ये सच में 2 लोगों के बीच एक क्लैश था। उसके एनालिसिस में जिम्मेदार कमीना था, किंग ऑफ स्काई ब्लू। शिकिशिमा ने कंक्लूड किया कि खुशकिस्मती से सुबारू कम से कम इतना तो समझ गया था, वरना वो सब अंधेरे में होते। शायद वो किंग्स दूसरे देशों पर एक एडवांटेज हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसने चेतावनी दी कि इंसान को कम मत समझो। सिबिल अपनी तरफ से सब कुछ बढ़ते इंटरेस्ट के साथ देखती रही, जैसे छिपी हुई ताकतों के बीच एक शांत लड़ाई की गवाह हो। शिकिशिमा ने महसूस किया कि ये एक खतरनाक खेल की शुरुआत थी। वो सब अब एक कोल्ड वॉर में फंस गए थे, एक लॉजिक और फोरसाइट की लड़ाई इमर्जिंग किंग्स के खिलाफ। सब कुछ के बावजूद अकीरा ने एक अजीब चीज नोटिस की। बदलाव प्रपोज करने वाले किंग्स वही चाहते थे जो सुबारू का ग्रुप चाहता था। तो क्यों ना सहयोग किया जाए? शिकिशिमा ने रहस्यमयी ढंग से सिर्फ कहा कि वो जल्द ही समझ जाएगा। इस बीच वर्दे ने सभी इकट्ठा हुए किंग्स को एड्रेस किया, उन्हें याद दिलाते हुए कि भले ही वो गेट्स और पोर्टल्स के बारे में जानते थे, वो ये नहीं जानते थे कि ये स्ट्रक्चर्स आखिर काम कैसे करते हैं। उसने अनाउंस किया कि वो और उसके 3 अलाइड किंग्स पहली बार इन डिटेल्स को समझाएंगे। 3 मुख्य किंग्स अभी के लिए सिर्फ ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। पहली बात करने वाली ल्यूट थी, क्वीन ऑफ मैंडरिन। उसने समझाया कि पिछले समय में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के देश ही थे जिनके पास अंडरवर्ल्ड के बारे में असली ज्ञान था। दूसरे किंग्स और क्रीचर्स इस छिपे हुए रेल्म की आत्माओं की रक्षा के उद्देश्य से बनाए गए थे। आत्माएं, उसने कहा, वहां मौजूद सबसे कीमती संसाधन थी। स्वाभाविक रूप से कोई भी मरने के बाद उन्हें खोना नहीं चाहता था। इसीलिए जब कोई मरता था उसकी आत्मा एक पोर्टल के अंदर सील कर दी जाती थी। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन पूरी करने के बाद ही अंडरवर्ल्ड में वापस आ सकती थी। अगला राकान, किंग ऑफ स्कारलेट, ने गेट्स के बारे में समझाया। वो सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड के लिए बनाए गए थे। उनका फंक्शन पोटेंशियल प्लेयर्स का ध्यान आकर्षित करना था। जैसे ही एक इंसान इनमें से किसी एक गेट के ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, वो पोर्टल के अंदर अंडरवर्ल्ड के क्रीचर्स का सामना करने में सक्षम हो जाता था। वर्दे ने एक्सप्लेनेशन पूरा करते हुए कहा कि प्लेयर्स, क्रीचर्स और सोल्स के बीच कांटेक्ट के वक्त एक बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती थी, लेकिन वो एनर्जी सीधे उस देश में वापस चली जाती थी जिसने प्लेयर द्वारा इस्तेमाल किए गए गेट को बनाया था। दूसरे शब्दों में, दूसरे किंग्स को उस एनर्जी का कोई हिस्सा नहीं मिलता था। तभी वर्दे ने अपना सेंट्रल आरोप लगाया। 3 मेजर किंग्स टेक्निक्स, पोर्टल्स और गेट्स पर मोनोपोली कर रहे थे। वो दूसरे देशों से आने वाले मृत लोगों की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे। उसके अनुसार ये पावर का दुरुपयोग, शोषण और विश्वासघात था। आरोप ने हलचल मचा दी। कई किंग्स सहमत होकर बड़बड़ाने लगे। 3 मुख्य किंग्स के खिलाफ एक शांत विद्रोह उठने लगा था। फिर वर्दे ने 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस पेश किए। या तो गेट्स और पोर्टल्स पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे, या सभी किंग्स और देशों को उन तक समान एक्सेस दिया जाना चाहिए। इस डेक्लेरेशन ने सबको शॉक कर दिया। शिकिशिमा ने कंक्लूड किया कि किंग ऑफ स्काई ब्लू पहले ही फ्यूचर देख लिया था, जिसमें सुबारू गेट्स के अबॉलिशन की मांग करेगा। वो जानता था कि इसका परिणाम एक टेम्पररी सस्पेंशन होगा, क्योंकि कोई कंसेंसस नहीं होगा। इसके आधार पर चारों किंग्स ने अपने ज्ञान को एक साथ मिलाकर इस नई टाइमलाइन को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट किया था। उस पॉइंट पर सभी माइनर किंग्स 3 मेजर किंग्स के खिलाफ हो रहे थे। वर्दे लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था।
उसने सोचा कि वो कमजोर किंग्स उसकी बातों में इतनी आसानी से आकर कितने नासमझ थे। वो जानता था कि लोअर रैंकिंग किंग्स गेट्स को एक्टिव नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब था कि सभी इंसान और क्रीचर सोल्स आखिरकार उनके हाथ में आ जाएंगी, चारों इमर्जिंग नेशंस के। वो भी सिर्फ अपने लिए एक मोनोपोली बनाना चाहते थे। शिकीशिमा ने इसको वर्स्ट केस सिनारियो के रूप में पहचाना। अगर सभी किंग्स को गेट्स और पोर्टल्स का एक्सेस मिल जाता तो ह्यूमन वर्ल्ड ओवर सैचुरेटेड हो जाता। वर्तमान में लगभग एक पोर्टल रोज दिखता था। सभी किंग्स के इन्वॉल्व होने से रोज 60 से ज्यादा पोर्टल्स होंगे। ये अनसस्टेनेबल था। जेंगा ने चिल्लाकर कहा कि ऐसी सिचुएशन को कभी अलाउ नहीं किया जा सकता, और शिकीशिमा को यकीन था कि 3 मुखिया किंग्स भी ये जानते थे और इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी वर्डन बढ़ते हुए केओस से चिड़चिड़े होकर सबको चुप रहने का ऑर्डर दिया। गेट्स और पोर्टल्स एक बड़े उद्देश्य के लिए अस्तित्व में थे। वही थे जो अंडरवर्ल्ड को एडमिनिस्ट्रेटर के खतरे से सुरक्षित रखते थे। इन स्ट्रक्चर्स के कारण वहां सभी अभी भी जिंदा थे। ये आत्माओं की शक्ति पर मोनोपोली करने के बारे में नहीं था, बल्कि उस एनर्जी का इस्तेमाल उस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए करना था जो अंडरवर्ल्ड के पूरे विनाश को रोकती थी। फिर भी राकन ने 3 मुखिया किंग्स पर आरोप लगाया कि वो पूरा बोझ इंसानों पर डाल रहे हैं। जवाब में ल्यूट ने समझाया कि जब मोनोपोली की बात आती है, अगर दूसरे किंग्स के पास अपने गेट्स का एक्सेस होता तो वो जल्दी ही समझ जाते कि उनसे डील करने का असली मतलब क्या है। रुइन ने तब हस्तक्षेप किया, कहते हुए कि ये एक सिंपल इशू नहीं था। चारों विद्रोही किंग्स ऐसे बोल रहे थे जैसे ये आसान हो, लेकिन गेट्स और पोर्टल्स को मेंटेन करना एक इमेंस जिम्मेदारी थी। ऐसा नहीं था कि दूसरे किंग्स इनकॉम्पिटेंट थे। सच ये था कि उस बोझ को शेयर करने का प्रपोजल करना ही गलत था। रुइन खुद जानता था कि उनमें से ज्यादातर इस बोझ को नहीं संभाल सकते। ये सुनकर कमीना ने ठंडे ढंग से कहा कि अगर ये सच में इतना मुश्किल है तो पोर्टल्स को बस खत्म कर देना चाहिए। उसके लिए 3 किंग्स की अंडरवर्ल्ड को बचाने की बात सिर्फ एक सुंदर भाषण था। ये एक जस्टिफिकेशन की तरह ज्यादा लग रहा था दूसरे देशों का शोषण जारी रखने के लिए। उसने कहा कि अगर उन्हें सच में बैलेंस की परवाह होती तो वो इंसानों को टूल्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। रुइन ने बदले में गंभीरता से जवाब दिया। उसने समझाया कि पूरा अंडरवर्ल्ड आत्माओं की एनर्जी से बना है। अगर गेट्स गायब हो गए तो एडमिनिस्ट्रेटर उनके जमा किए हुए सब कुछ वापस ले लेगा, उन्हें खालीपन में सड़ने के लिए छोड़ देगा। उसने माना कि उसे ह्यूमन वर्ल्ड के लिए दोषी महसूस होता है, लेकिन फिर से कहा कि बैलेंस हर कीमत पर बनाए रखना होगा। इस बीच जेंगा गुस्से से उबल रहा था। वो हर चीज के सामने बेबस महसूस कर रहा था, ये जानते हुए कि उसे दिखावा करना होगा, शांत रहने का नाटक करना होगा, जबकि सच में वो तुरंत एक्शन लेना चाहता था। शांत रहने की कोशिश बहुत बड़ी थी, फिर भी उसकी चिंता बढ़ती गई और शिकीशिमा ने पहचाना कि अब सुबारू के एक्शन लेने का समय आ गया है। उस पल से सुबारू आकुरा वही शब्द दोहराने लगा जो शिकीशिमा उसे मेंटली ट्रांसमिट कर रहा था। जैसे ही वर्डे एक और स्टेटमेंट देने की तैयारी कर रहा था, सुबारू ने उसे इंटरप्ट किया। उसने कहा कि मीटिंग बहुत लंबी चल रही है और सॉल्यूशन सिंपल है, गेट्स और पोर्टल्स को तुरंत खत्म कर दो। उसके डेक्लरेशन ने एक हैरानी की लहर पैदा की। वर्डे ने उसे एक बेवकूफ समझा। वो जानता था कि इतना बड़ा बदलाव नहीं होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान ने ऐसा कहा। सभी किंग सुबारू के खिलाफ हो गए, उसे चुप रहने का ऑर्डर देते हुए, उसे याद दिलाते हुए कि वो सिर्फ एक इंसान है। अकीरा ने तब रियलाइज किया कि शायद प्लान फेल हो रहा है। जेंगा ने कमेंट किया कि दूसरे किंग सच में गेट्स खत्म नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ अपने गेट्स का एक्सेस चाहते थे। कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजिकल से ज्यादा पॉलिटिकल था। शिकीशिमा ने तब समझाया कि ऐसी गर्म बहस में सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी टेंशन को और बढ़ाना है, जब तक दुश्मन की गलतियां नेचुरली सामने न आ जाएं। इस बीच वर्डे ने मीटिंग पर कंट्रोल वापस पाने की कोशिश की। उसने सबको शांत होने के लिए कहा, सुबारू को एक बार फिर नीचा दिखाते हुए, कहते हुए कि ये किंग्स के बीच एक डिस्कशन था और एक मामूली इंसान को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सुबारू ने अभी भी शिकीशिमा के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मजबूती से जवाब दिया। उसने कहा कि अगर गेट्स रखे जाने हैं तो जिम्मेदार लोगों को अंडरवर्ल्ड को उसके सभी विक्टिम्स के लिए कॉम्पेंसेट करना होगा। उन्हें अब तक इस्तेमाल की गई सारी सोल एनर्जी वापस करनी होगी। कमरा आक्रोश से भर गया। कई किंग्स चिल्लाए, उसे रिडिक्युलस कहते हुए। उनमें से एक ने तो उसे वहीं मारने की धमकी भी दी।
तभी शिकीशिमा ने सुबारू को एक्शन लेने का ऑर्डर दिया और उसने अपनी डिवाइन ब्लड सेवियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करके जवाब दिया। एक पल में उसके शरीर की एनर्जी पूरे मीटिंग चेंबर में फैल गई। स्पेस को इतनी जबरदस्त प्रेजेंस से भर दिया कि वर्डे भी स्पीचलेस हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक इंसान इतनी पावर मैनिफेस्ट करेगा। रुइन दूर से देखते हुए सोचा कि इसका सेंस बनता है। आखिरकार सुबारू उसकी अपनी पावर का एक हिस्सा कैरी करता था। उसका इम्प्रेस करना स्वाभाविक था और अगर उसे अंडरवर्ल्ड में सरवाइव करना था तो उसे स्ट्रेंथ दिखानी थी, जैसे वो अभी कर रहा था। हकान ने जल्दी ही रियलाइज किया कि क्या हो रहा है। सुबारू पूरे समय कमजोर होने का नाटक कर रहा था। अब वो सभी मौजूद लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए पावर में ब्रूटल डिफरेंस का इस्तेमाल कर रहा था। स्ट्रैटेजी इफेक्टिव थी। लोअर रैंक किंग कायर उसके सामने पूरी तरह से डर गए। वर्डे शांत रहने की कोशिश करते हुए ने कमीना से पूछा कि क्या वो आउटकम टाइमलाइन में प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन कमीना ने इनकार कर दिया। वो हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी फोरसाइट एबिलिटी फेल क्यों हो गई। सुबारू ने तब अथॉरिटी के साथ डिक्लेयर किया कि आत्माओं के कॉम्पेंसेशन के अलावा पोर्टल्स का एबोलिशन एक आखिरी डिसीजन है। ह्यूमन वर्ल्ड ने शोषण जारी रखने से इनकार कर दिया है। अगर किंग्स गेट्स रखना चाहते थे तो उन्हें आतोरेट कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। अभी भी इम्प्रेस होकर हकान ने कमीना की तरफ मुड़कर कहा कि उनका प्लान अब काम नहीं करेगा। दूसरे किंग्स पहले ही प्रपोजल से दूर हो चुके थे। कमीना ने हार मानी, मानते हुए कि वो जानता था। उसने अपनी एबिलिटी द बॉर्डर चैंट का इस्तेमाल किया था सभी पॉसिबल फ्यूचर पाथ्स को विजुअलाइज करने और उस एक को चुनने के लिए जिसे वो सबसे ज्यादा फायदेमंद मानता था। लेकिन अब उसकी प्रेडिक्शन उसके सामने टूट रही थी। तभी सिबिल सब कुछ देखते हुए ने कमेंट किया कि सुबारू बहुत अच्छा कर रहा है। उसने माना कि सुबारू को फॉर्मिडेबल साथी मिले थे और इसके कारण दुश्मन शायद अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश करेगा। उसी वक्त सिबिल ने एक्शन लिया। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने कमीना की प्रेडिक्शन तोड़ दी। एक्सप्लेनेशन सिंपल था। जब दो फोरसाइट एबिलिटीज टकराती हैं तो रास्ते एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, घटनाओं को दुनिया के लिए सबसे बेहतर पॉसिबल आउटकम की तरफ धकेल देते हैं। इसीलिए कमीना की एबिलिटी इनवैलिडेट हो गई थी। सिबिल ने कंक्लूड किया कि कमीना अभी भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए बहुत अनएक्सपीरियंस था। उसने उसे तुरंत सुबारू के फ्यूचर से दूर हटने का ऑर्डर दिया। फिर टाइमलाइन मीटिंग से कुछ पल पहले वापस चली गई। वहां वर्डे ने कमीना से पूछा कि क्या उसे सच में यकीन है कि वो उस नई मास्टर की गई एबिलिटी का इस्तेमाल करके गेट्स और पोर्टल्स का अधिकार हासिल कर सकते हैं। कमीना ने विश्वास के साथ जवाब दिया कि मीटिंग 3 मुख्य किंग्स की मोनोपोली का अंत करेगी और इंसानी आत्मा एनर्जी के डाइवर्जन को खत्म करेगी। एक देश के पास जितनी ज्यादा सोल एनर्जी होती वो उतना ही पावरफुल बनता। इसलिए अगर चारों इमर्जिंग किंग्स उन आत्माओं को कलेक्ट करने वाली एबिलिटीज हासिल कर लेते तो उन्हें पूरे अंडरवर्ल्ड में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलता। ल्यूट ने ऐड किया कि इससे वो अपने बड़े गोल के करीब आ जाएंगे। राकन ने कमेंट किया कि जल्द ही वो अंडरवर्ल्ड के टॉप पर होंगे। आखिरकार पुराने किंग्स को पीछे छोड़ते हुए उसके लिए मीटिंग आर्ग्यूमेंट्स की एक लड़ाई थी और अगर उनके अपोनेंट्स डिस्कशन को पलटने की कोशिश करते तो कुछ अनएक्सपेक्टेड घटना ओरिजिनल प्रेडिक्शन में इंटरफियर कर सकती थी। उस केस में कमीना एक अपडेटेड फोरसाइट के आधार पर एक नया इंस्ट्रक्शन देता। राकन ने इसे एक रिस्की बेट के रूप में देखा। अगर वो वहां जीत जाते तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलता, लेकिन अगर वो हार जाते तो वो 3 ग्रेट किंग्स के डायरेक्ट दुश्मन बन जाते, जो फेटल हो सकता था। उसने तब वर्डे से पूछा कि वो इस सब के बारे में क्या सोचता है। वर्डे ने नफरत से जवाब दिया, कहते हुए कि ये अच्छा है कि वो कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कमीना पर पूरा भरोसा था, जिसकी फोरसाइट हमेशा एक्यूरेट साबित हुई थी, लेकिन प्रेजेंट में वापस आकर वो कॉन्फिडेंस टूटने लगा था। कमीना की प्रेडिक्शंस पूरी तरह से नलिफाई हो गई थी। उसके सामने का फ्यूचर एक खाली पन्ना था। बाकी चारों किंग्स पैनिक करने लगे। कमीना ने समझने की कोशिश की कि वो आगे क्या होने वाला है, वो क्यों नहीं देख पा रहा है। सिबिल ने कहा कि कमीना अपनी फ्यूचर की विजन्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था और इससे भी बुरा, चारों किंग्स ने बहुत पहले ही अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। प्रेडिक्शंस के आराम से आत्मसंतुष्ट हो गए थे। अब कमीना के विजन के बिना वो खो गए थे, साफ तौर पर जवाब देने या स्ट्रेटेजिकली काम करने में असमर्थ थे। शिकीशिमा ने सुबारू से कहा कि ये अंत है। चारों किंग्स के पास और कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे। सच में उन्होंने मीटिंग की शुरुआत से ही बैरली लॉजिक का इस्तेमाल किया था।
सफीना ने दोनों तरफ कोलैप्स को देखकर पूछा कि क्या वो आखिरकार आखिरी डिसीजन पर जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ डिसाइड हो पाता, वर्डे के पास कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखाई दिया। एक छोटा सा सांप जैसा जीव मटीरियलाइज हुआ, अलर्ट करते हुए कि ये एक वायोलेशन है। जल्द ही दर्जनों और सांप सभी किंग्स के सामने प्रकट हुए, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए। फिर टावर ऑफ इटर्निटी के नीचे एक विशाल आकृति ने खुद को प्रकट किया। स्ट्रक्चर के नीचे एक विशाल आंख खुली और शिकिशिमा इस फिनोमिनन को देखकर अपना टेंशन नहीं रोक सका। कैरियन ने चिल्लाकर कहा कि सुबारू को तुरंत वहां से निकलना होगा, वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। यहां तक कि सिबिल अपनी पावरफुल फोरसाइट एबिलिटी के साथ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था कि क्या उभार रहा है। फिर एक अजीब मुंह जिसके बीच में एक आंख थी ने खुद को एडमिनिस्ट्रेटर के एक मैसेंजर के रूप में पेश किया। उसके अंदर से एक भयानक जीव निकला जो खुद को एग्जीक्यूटर अबैडन के रूप में पहचान रहा था। यहां तक कि सफीना भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि वो जीव क्या रिप्रेजेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सीधे नियुक्त किया गया एक एग्जीक्यूटर ये सुनने में नहीं आया था। रुइन हैरान होकर ने सुबारू से पूछा कि क्या हो रहा है, क्योंकि किसी भी प्रेडिक्शन में ऐसे दुश्मन का जिक्र नहीं था। सुबारू उतना ही कंफ्यूज्ड ने माना कि उसे नहीं पता। एक ही एक्सप्लेनेशन था कि एग्जीक्यूटर एक अनोमली था, टाइमलाइन में एक इंट्रूडर। रुइन जानना चाहता था कि क्या अबैडन उनकी प्रेडिक्शंस को नलिफाई करने के लिए जिम्मेदार था। एग्जीक्यूटर ने तब अपना मकसद जाहिर किया। उसने कहा कि दुनिया गेट और पोर्टल सिस्टम से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी, जो एडमिनिस्ट्रेटर को आत्माओं से भी फीड करता था। उसके अनुसार अंडरवर्ल्ड के किंग्स ने गेम के रूल्स को बदलने की कोशिश करने के लिए सिस्टम में एक ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया था। कमीना ने पूछा कि क्या ये उनकी गलती थी। अबैडन ने हाँ कहा, उसे उन सब से कर्ज और आत्माएं वसूलने के लिए भेजा गया था। कुछ ज्यादा आवेगी किंग्स ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अबैडन के पास पहुंचे, उनके शरीर एक ब्लैक होल में खींच लिए जाने जैसे डिसइंटीग्रेट हो गए। जो भी पास आया उसका यही हाल हुआ, वो मांस के धागों में बदल गए और गायब हो गए। जब एक रानी ने उसे अपनी तलवार से काटने की कोशिश की, उसने रियलाइज किया कि वो इनटेंसिबल था। उसका हथियार कुछ नहीं से गुजरा। एक सेकंड बाद वो हवा में बिना कोई निशान छोड़े फट गई। अबैडन ने सांपों के जरिए बोलते हुए डिक्लेयर किया कि उसे शक है कि उनमें से कोई भी समझ पाएगा कि वो वहां क्यों है। उसने कहा कि कोई भी उस जगह से नहीं बच पाएगा, और अगर वो टावर से निकलने में सफल भी हो गए, ये बेकार होगा। बाहर उसके जैसे 4 और अजीब जीव पहले से ही टावर ऑफ इटर्निटी को घेर चुके थे। किंग्स एक के बाद एक मरने लगे, सर अचानक फटने लगे, पूरे कमरे में केओस फैल गया। सफीना ने अनुमान लगाया कि बाहर एक बैरियर है। रुइन ने कंफर्म किया और समझाया कि किंग्स को मारने वाले वो सांप थे जो उनके कंधों से जुड़े हुए थे। जब सफीना ने उनमें से एक को मारने की कोशिश की, उसने रियलाइज किया कि वो नहीं कर सकती। वो उस स्पेस के अंदर इनटैंजिबल थे, फिजिकल अटैक से इम्यून। ये एक सिस्टम था जो एक्यूरेट उस डायमेंशनल बैरियर के अंदर काम करता था। चिंतित होकर सफीना ने रुइन को चेतावनी दी कि उस पर भी हमला हो रहा है। जैसे ही वो मारा जाने वाला था, सुबारू ने एक्शन लिया। वो टावर के टॉप पर चढ़ गया और सांप को अपनी कर्स्ड ब्लड एबिलिटी का इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय कर दिया, जो फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल डैमेज करती थी, जीव की आत्मा पर सीधा प्रहार करते हुए। रुइन ने एक्शन देखा और सोचा कि क्या सुबारू ने सच में कर्स को हरा दिया है। सुबारू भी उसी नतीजे पर पहुंचा। उसने रियलाइज किया कि चूंकि कर्स किंग्स को स्पिरिचुअल एनर्जी से मार रहा था, सिर्फ एक ज्यादा पावरफुल कर्स ही उससे लड़ सकता था। उसने फिर वही प्रोसेस उस सांप पर दोहराया जो सफीना पर हमला कर रहा था। केओस के बीच में भी सफीना एक मजाक से खुद को नहीं रोक सकी। एक मुस्कान के साथ उसने कहा कि सुबारू एक रियल हार्ट ब्रेकर है। उसने बिना धैर्य के जवाब दिया कि ये उस तरह के कमेंट का समय नहीं है। तभी अबैडन उसकी तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वहां कोई कर्स यूजर मौजूद है। रुइन ने एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ खतरे को रियलाइज किया। एग्जीक्यूटर का कर्स इतना पावरफुल था कि वो किसी भी आत्मा को एक ही स्पर्श से बुझा सकता था, चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। भले ही वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का एक मैसेंजर था, वो पावर एक ही जीव में बेहद कॉन्सेंट्रेटेड थी।
शायद सुबारू दुश्मन को हराने के लिए काफी ना हो, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करने का फैसला किया। अचानक फ्यूचर से एक अपडेट सीधे उसके मिडनाइट सन ब्रेसलेट कर भेजा गया। जैसा कि उम्मीद थी, ये सिबिल ने किया था। मैसेज में लिखा था कि सुबारू के साथियों को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन को अकेले ही हैंडल करेगा। इस बीच आइक्सिस टावर पर हो रही हर चीज को देख रही थी। एक तेज रोशनी और एक रेनबो एरिया को घेर लिया, एक ऐसा सीन बनाते हुए इम्पॉसिबल था। फिर कैरियन प्रकट हुआ, कहते हुए कि वो थक गया है। उसने साफ किया कि वो वहां सिर्फ फ्यूचर अपडेट के कारण दौड़कर आया है। किसी ने उससे पूछा कि क्या वो उस रहस्यमयी रोशनी के बारे में कुछ जानता है। कैरियन ने जवाब दिया कि भले ही ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कुछ देखा हो, सबके लिए उस विजन को अच्छे से याद रखना इम्पोर्टेंट था। ठीक उसके बाद उसने मेंशन किया कि उसका किंग आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आखिरकार वहां था और फिर वो प्रकट हुआ। कैरियन बाकी सभी रेनबो किंग्स के साथ था, एडमिनिस्ट्रेटर का सामना अपनी पूरी ताकत से करने के लिए तैयार। कोई भी एक्शन लेने से पहले एस्थर से करंट सिचुएशन के बारे में पूछा गया। उसने रिपोर्ट किया कि टावर के अंदर के किंग्स एग्जीक्यूटर की एबिलिटी से मारे जा रहे थे और बचने में असमर्थ थे। एक डायमेंशनल बैरियर ने स्ट्रक्चर को घेर रखा था, किसी भी एग्जिट को रोकते हुए। एस्टो या एस्टोरो, चूंकि कोई एक्यूरेट नहीं जानता था कि इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, अपनी सब एबिलिटी पीपिंग आई का इस्तेमाल कर रहा था, जो उसे दीवारों के पार देखने देती थी। इस बीच वैनक्विश बाहर से ऑब्जर्व करते हुए जानता था कि वो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा लोकेट किए जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट के लिए ही काम कर सकता है। भले ही पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो, वैनक्विश ने कोशिश करने का फैसला किया। पहली एबिलिटी जो उसने इस्तेमाल की वो अब तक की सुबारू की सबसे पावरफुल थी, द स्लैशिंग रिफ्ट्स। लेकिन विशाल जीव आसानी से उससे बच गए और टावर अनछुआ रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डिटर्मिन्ड होकर वैनक्विश टावर के टॉप पर चढ़ गया और जल्द ही एक अनदेखे बैरियर की प्रेजेंस महसूस की। उसने तब किलिन से एक औरत को गिराने के लिए कहा जिसे वो खतरा मानते थे। जवाब एक विशाल बिजली के रूप में आया जो औरत के सर पर गिरी, उसे कहीं बड़ी। किलिन वे इम्पेशंस दिखाई और मांग की कि इमॉर्टल इसका तुरंत ध्यान रखे। शांति से वैनक्विश ने जवाब दिया कि परफेक्शन जल्दी में हासिल नहीं की जा सकती। फिर उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी कर्स्ड ब्लड एक्टिवेट की। सब एबिलिटी डेसिक्रेशन का इस्तेमाल करते हुए उसने टावर के सभी किंग्स को खून में नहला दिया, जिससे मैजिकल बैरियर में क्रैक्स आने लगे। धीरे धीरे फ्रैक्चर्स पूरे टावर ऑफ इटर्निटी में फैल गए। रूइन ने सुबारू से पूछा कि क्या ये किसी ऐसे का काम है जो बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। सुबारू ने कंफर्म किया। वर्दे कंफ्यूज होकर जानना चाहता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो उसने सोचा कि उसने गलत सुना है, लेकिन उसने नहीं सुना था। कर्स्ड ब्लड सच में बैरियर और टावर दोनों को डिस्ट्रॉय कर रहा था। फिर वैनक्विश अंदर आया, जैसे खून की लहर पर सर्फ करते हुए, सबको आराम से हाथ हिलाते हुए। सब रेनबो रोशनी से रोशन थे जब वैनक्विश ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो लेट आया है। वर्दे स्पीचलेस था और सफीना ने कमेंट किया कि वो हमेशा की तरह फ्लैशी है। सुबारू हैरान होकर ने देरी का कारण पूछा। सिबिल ने उस सारी चमक को देखकर सोचा कि वो अपने पिता को देख रहा है, इतना चमकदार था वैनक्विश। अबैडन ये सब देखते हुए भी कंफ्यूज दिखा। वैनक्विश ने कहा कि बाहर वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किलिन, डेल्टा और लैम्डा एग्जीक्यूटर को हैंडल कर रहे थे। 6 रेनबो किंग्स के साथ बाकी सब वहां सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए थे। फिर भी उसने कहा कि वो पर्सनली एग्जीक्यूटर का ध्यान रखेगा और पूछा कि कोई इंटरफियर ना करे। सफीना ने चेतावनी दी कि वो उस बीइंग पर एक भी ब्लो लैंड नहीं कर पाएगा, लेकिन वैनक्विश ने कहा कि वो उसे गलत साबित करेगा। रूइन चिंतित था, लेकिन सुबारू ने उसे वैनक्विश पर भरोसा करने के लिए कहा, कंफर्म करते हुए कि वो केपेबल है। वर्दे ने लेकिन उस स्ट्रैटेजी पर विश्वास नहीं किया और कहा कि उन सबको जीव को हराने के लिए एक साथ लड़ना चाहिए। रूइन ने दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट किया कि वहां कोई भी एग्जीक्यूटर को हिट तक नहीं कर सकता, इसलिए सारी बहस का कोई मतलब नहीं था। उसने सोचा कि वर्दे एक बेवकूफ है। सिचुएशन की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हुए वर्दे ने पूछा कि आखिर एक एग्जीक्यूटर है क्या और वो एंटिटी आखिर क्यों हराना इम्पॉसिबल लग रही थी, यहाँ तक कि 3 किंग्स के लिए भी। सफीना ने जवाब दिया कि उसे बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन समझाया कि एग्जीक्यूटर्स तब भेजे जाते हैं जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर के रूल को वायोलेट करता है।
उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार उनमें से एक को देखा था, जब उसके पिता फॉर्मर किंग ऑफ द लैंड ऑफ गोल्ड ने गेट्स और पोर्टल्स को अदर वर्ल्ड के लिए खोलने का फैसला किया था। तब उन्होंने जो भी अटैक्स इस्तेमाल किए, उसके पिता बिना लड़े ही मारे गए। एग्जीक्यूटर ने बस उसे बाकी किंग्स के साथ खत्म कर दिया, जैसे वो एक इनविंसिबल एंटिटी हो। वर्दे और भी डर कर ने पूछा कि क्या उस समय के 3 किंग्स सच में एक एग्जीक्यूटर से हार गए थे, और अगर हाँ, तो वो अब एक को कैसे हरा पाएंगे। तभी सफीना ने एक है एक्सेप्शन का खुलासा किया। उस समय जिसने एग्जीक्यूटर को हराया था वो रेनबो किंग था, वैनक्विश। सफीना ने माना कि उसे सच में नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन कहा कि सब जल्द ही जान जाएंगे। जब वैनक्विश ने अपनी उंगली बढ़ाई और अबाडन के शरीर पर स्लैशिंग रिफ्ट्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसने रियलाइज किया कि वो इस तरह के अटैक से पूरी तरह इम्यून था। फिर भी उसने कहा कि ये ठीक है, क्योंकि इससे उसे दूसरी चीजें टेस्ट करने का मौका मिला। उसने अबाडन के शरीर को हर संभव तरीके से काटने की कोशिश की, अलग अलग तरह की एबिलिटीज के साथ, लेकिन किसी का कोई असर नहीं हुआ। एग्जीक्यूटर ने डिक्लेयर किया कि ये बेकार है, एक नीचे की दुनिया से कोई भी हमला उस पर कोई असर नहीं करेगा। वैनक्विश ने उत्सुक होकर पूछा कि क्या सच में एक दुनिया दूसरी से नीचे है, और अबाडन ने कंफर्म किया कि हाँ है। जल्द ही छोटे छोटे सांप वैनक्विश के पूरे शरीर पर दिखने लगे, और वर्डे ने उन जीवों को उन्हीं के रूप में पहचाना जिन्होंने पहले किंग्स को फोड़ दिया था। अबाडन ने दावा किया कि वैनक्विश उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अश्वर किया कि वो भी जल्द ही मर जाएगा। जब एक विशाल विस्फोट हुआ, धुआं हर दिशा में फैल गया। डेटोनेशन के प्रेशर ने लगभग किंग्स को दूर धकेल दिया, लेकिन वैनक्विश पूरी तरह से इंटैक्ट और खड़ा रहा। उसने कमेंट किया कि ये काफी कोइंसिडेंस है। उसके स्लैशेस अबाडन पर काम नहीं किए थे, लेकिन बदले में अबाडन का कर्स भी उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। वर्डे हैरान होकर ने पूछा कि वो अभी भी कैसे खड़ा है। एग्जीक्यूटर भी कंफ्यूज दिखा, लेकिन वैनक्विश ने बस जवाब दिया, क्या ये अच्छी बात नहीं है। फिर उसने एक डायरेक्ट पंच के साथ चार्ज किया। इससे पहले कि अबाडन एक सेंटेंस पूरा कर पाता, उसे चेहरे पर इतना जोर से मारा गया कि वो कचरे के टुकड़े की तरह जमीन में धंस गया। सुबारू ने पहले ही फ्यूचर प्रिडिक्शन के कारण इसके होने का अंदेशा लगा लिया था, लेकिन वैनक्विश को एक्शन में देखना अभी भी डरावना था। वैनक्विश ने खुद ब्लो के बाद माफी मांगी, कहते हुए कि शायद उसने ज्यादा कर दिया। वर्डे हैरान होकर ने पूछा कि उस आदमी ने एग्जीक्यूटर पर हिट कैसे लैंड किया। अबाडन अभी भी एक क्रेटर में फंसा हुआ था, और वैनक्विश के तानों के बावजूद उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो जल्द ही खड़ा हो गया, दावा करते हुए कि वो कभी नहीं हारेगा, और पूछते हुए कि वैनक्विश ने एक ऊपर की दुनिया से किसी को कम आंकने की हिम्मत कैसे की। लेकिन अपने ऊपर हुए हमले को एनालाइज करने पर उसने कुछ रियलाइज किया। वैनक्विश ने अपनी मुट्ठी में अपना कर्स इन्फ्यूज किया था। कर्सेस सीधे आत्मा पर प्रहार करते हैं, फिजिकल शरीर पर नहीं, और इसलिए उन्हें ब्लॉक नहीं किया जा सकता। रुइन ने कमेंट किया कि किंग्स की नई जेनरेशन कर्सेस के बारे में कुछ नहीं जानती लगती है, लेकिन उसने फिर समझाया कि वो लगभग लैंड ऑफ द रेनबो के लिए एक्सक्लूसिव हैं। सफीना ने ऐड किया कि वैनक्विश का शरीर हमेशा अजीब रहा है, क्योंकि वो कर्सेस, डायमेंशनल कलर्स और रिफ्ट की एबिलिटीज इस्तेमाल करता था, जो आमतौर पर सिर्फ एग्जीक्यूटर्स में दिखती हैं। सुबारू उस पॉइंट तक ये नहीं जानता था। अबाडन ने आगे बढ़कर वैनक्विश को हिट करने की कोशिश की, लेकिन कर्स्ड ब्लड से पीछे धकेल दिया गया। एग्जीक्यूटर ने उम्मीद नहीं की थी कि उस दुनिया में इतना हाई लेवल कर्स अस्तित्व में होगा, और वो भी एक ऐसा जो उसे मार सके। वैनक्विश ने कहा कि ये सच में हैरान करने वाला है, और फिर एग्जीक्यूटर के चेहरे पर एक और भारी पंच मारा, ऐड करते हुए कि वो इतनी कोशिश भी नहीं कर रहा था। फिर उसने पूछा कि अबाडन कितने पंचेस सह सकता है। इस बीच एस्थर चिंतित था। वो जानता था कि वो एडमिनिस्ट्रेटर के फील्ड ऑफ विजन से बाहर सिर्फ 15 मिनट के लिए ही काम कर सकते हैं, और वैनक्विश अभी तक नहीं निकला था। टोबेट ने कमेंट किया कि ये आकुरात वही है जो वैनक्विश पोसेसर को दिखाना चाहता था, सच में कैसे लड़ना है। एस्थर ने इसे बेवकूफी कहा, लेकिन टोबेट ने जवाब दिया कि वैनक्विश उस पर भरोसा कर रहा था। जब एस्थर ने पूछा कि क्या उसने सच में ऐसा कहा था, वो आखिरकार रुकने के लिए तैयार हो गया। जब अजीब जीव पास आए, वो सब एस्थर की एबिलिटी द ड्रैकोनिक रॉड से पीछे फेंक दिए गए। उसने कमेंट किया कि उन विशाल और भयानक मॉन्स्टर्स के लिए शर्म की बात है, क्योंकि उसकी एबिलिटीज भी डैडी वैनक्विश की तरह कर्सेस कैरी करती हैं। टोबेट और बार्नाबस ने अपने अगले कॉम्बो अटैक के लिए तैयारी की। टोबेट ने टायरेंट्स हैमर का इस्तेमाल किया, मॉन्स्टर्स को हवा में उछालते हुए। जब वो हवा में थे, वल्नरेबल और खुद को डिफेंड करने में असमर्थ, बार्नाबस ने ब्लेड स्टॉर्म एक्टिवेट किया।
एग्जीक्यूटर्स के आसपास ब्लेड्स का एक विशाल तूफान बनाते हुए। मारिया ये सब देखते हुए ने कमेंट किया कि इस रेट पर उन्हें उसकी हीलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने ये भी कहा कि उन एग्जीक्यूटर्स में लड़ने की हिम्मत भी नहीं है और उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वो कम से कम मरने से पहले अपनी एबिलिटीज दिखाएंगे। लैम्डा ने लेकिन सिर्फ बोर दिखा। डेल्टा और किलिन के विपरीत वो वैंक्विश से रिलेटेड नहीं था और इस कारण वो चिड़चिड़ा था कि वो एग्जीक्यूटर्स के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकता। डेल्टा ने जवाब दिया कि दुर्भाग्यवश उसके लिए वैंक्विश का रिश्तेदार बनने के लिए कोई जगह नहीं थी, भले ही फ्यूचर में अपॉइंट होने का एक छोटा सा चांस हो। किलिन भी चिड़चिड़ा था क्योंकि कर्सेस के एग्जीक्यूटर्स पर असर होने के बावजूद ये उन्हें मारने के लिए काफी नहीं था। डेल्टा ने पलट कर कहा कि उन्हें बस और स्ट्रांग होने की जरूरत है और पूछा कि क्या किलिन इस बारे में एक्साइटेड नहीं था। दोनों ने उस पैक्ट को याद किया जो उन्होंने वैंक्विश के साथ किया था। चूंकि जूडिथ और कैरियन सुबारू के रिश्तेदार बन गए थे, 2 स्पॉट्स खुल गए थे। वैंक्विश ने प्रपोज किया कि डेल्टा और किलिन उसके नए रिश्तेदार बन जाएं ताकि एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद कर सकें। किलिन ने सोचा कि वो अभी भी उस पागल प्लान में फंसा हुआ है और डेल्टा ने पूछा कि उन्हें इससे क्या मिलेगा आखिर। वैंक्विश ने समझाया कि ये एक सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होगा बल्कि एक बैलेंस्ड पैक्ट। वो आकुरात जानता था कि दोनों क्या चाहते हैं। उन जैसे वॉरियर्स सिर्फ मुश्किल लड़ाइयां चाहते थे, पावरफुल अपोनेंट्स जिन्हें वो सामना कर सकें और हरा सकें। प्रेजेंट में डेल्टा ने कहा कि उसे एक इमॉर्टल के साथ टीम अप करने का आइडिया ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन माना कि वो पार्ट आकुरात में काफी अच्छा था, इसीलिए उन्होंने पैक्ट किया ताकि वो और स्ट्रांग हो सकें। उनका असली गोल। किलिन सहमत हुआ। उसने कहा कि ये आकुरात वही था और अब मजा करने का समय था। बिना हिचकिचाए उसने डिवाइन थंडर का इस्तेमाल किया, अपने सामने के एग्जीक्यूटर्स को जलाते हुए। मौका देखकर डेल्टा ने एक तूफान बनाया जिसने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया, वैंक्विश और सुबारू जैसे अनडेड को स्ट्रांग करते हुए। अब वैंक्विश का समय था सब कुछ खत्म करने का और सच में वो एग्जीक्यूटर को वायलेंट ब्लोस की एक सीरीज से कुचल रहा था। दुश्मन को इतना बुरा मारा जा रहा था कि वो बैरली हिल भी नहीं पा रहा था। वैंक्विश ने रियलाइज किया कि खेलने का समय खत्म हो गया है। एग्जीक्यूटर पूरी तरह से टूटा हुआ ने पूछा कि आखिर वो लोग कौन थे। वैंक्विश ने जवाब दिया कि वो कोई स्पेशल नहीं थे, वो खुद एक कमजोर था। एग्जीक्यूटर को डिवाइन पनिशमेंट देते हुए वैंक्विश ने सवाल किया कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर सच में मानता था कि वो बिना रेजिस्टेंस के मारे जाएंगे। अंडरवर्ल्ड कोई आम जगह नहीं थी और उसे ये पता होना चाहिए। लैंड ऑफ द रेनबो के पास पहले से ही एग्जीक्यूटर्स को हराने के राज थे। उन्होंने कर्सेस, डायमेंशनल रिफ्ट्स और अन्य टेक्निक्स डेवलप की थी जो अकेले काम नहीं करती थी। लेकिन वैंक्विश ने परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया था, किसी भी एग्जीक्यूटर को मारने के लिए एक एब्सोल्यूट टेक्निक। और फिर उसने अबार्डन से पूछा कि क्या वो जानता है कि वो क्या है। एग्जीक्यूटर ने उस अनसमझनीय पावर को देखते हुए डर गया। यहाँ तक कि ऊपर से देख रहे किंग्स भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। सफीना ने हैरान होकर पूछा कि वो एबिलिटी क्या है, लेकिन सुबारू ने जवाब दिया कि वो उस पावर को पहले से जानती है। एग्जीक्यूटर ने खुद डर से काबू पाकर जानना चाहा कि वैंक्विश के पास वो एबिलिटी कैसे आई, क्योंकि ये सिर्फ एक ही आदमी के पास होनी चाहिए थी। वैंक्विश ने एक हल्की मुस्कान के साथ बस अगले ब्लो के लिए तैयारी की। निराशा में अबार्डन जोर से गरजा, सभी दूसरे एग्जीक्यूटर्स को सुनने के लिए एक सिग्नल भेजते हुए। ये पीछे हटने का कमांड था। अपने पास बची हर चीज के साथ भागने की कोशिश करते हुए अबार्डन एक घायल जानवर की तरह रेंगने लगा। वैंक्विश ने उसे उस हालत में देखकर रिमार्क किया कि वो अब इतना एरोगेंट नहीं है और उन सबको बेवकूफ कहा, प्रॉमिस करते हुए कि वो एक को भी नहीं बचने देगा। उसने तब आकुरात वही टेक्निक एक्टिवेट की जो सुबारू के पास थी, दोज हु वॉक बीनीथ द संडे। इसलिए डेल्टा ने पहले सूरज की रोशनी को कवर किया था ताकि वैंक्विश आखिरकार अपने आखिरी वैम्पायर फॉर्म तक पहुंच सके। सूरज की रोशनी एक वैम्पायर की सबसे बड़ी कमजोरी है, यहाँ तक कि सबसे स्ट्रांग वाले भी उसके नीचे लगातार दर्द और ताकत का नुकसान सहते हैं जब तक कि वो आखिरकार अडेप्ट न हो जाएं। सुबारू के केस में जो पूरा वैम्पायर भी नहीं है, वो अभी भी सूरज की रोशनी के इफेक्ट से बच नहीं सकता। ह्यूडो के साथ अपनी लड़ाई के दौरान फॉर एग्जाम्पल अगर सूरज की रोशनी जारी रहती तो सुबारू हार जाता। एबिलिटी दोज हु वॉक बीनीथ द सन पूरी तरह से सूरज के हानिकारक प्रभावों को निगेट करती है, यूजर को कमजोर हुए बिना लड़ने देती है। लेकिन एक ट्रेड ऑफ है, जब तक एबिलिटी एक्टिव नहीं है यूजर के स्टैट्स बहुत कम हो जाते हैं। वैंक्विश के लिए वो पेनल्टी
एक्सट्रीम है। जब एबिलिटी डीएक्टिवेट होती है तो उसके स्टैट्स 99% कम हो जाते हैं। सुबारू के केस में नुकसान लगभग 80% है। दूसरे शब्दों में, जब ये पावर एक्टिवेट होती है, वैंक्विश बैटलफील्ड पर लगभग एक भगवान बन जाता है। अगले ही पल लड़ाई देख रहे सभी लोगों ने अबाडन के शरीर को धूल में बदलते हुए देखा। किंग्स को बैरली विश्वास हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि एग्जीक्यूटर का शरीर पूरी तरह से गायब हो जाए, वैंक्विश ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। एग्जीक्यूटर अपनी आने वाली मौत से डर से कांप रहा था। सुबारू ने तब समझाया कि उस एबिलिटी का नाम एमनीजिया था, लैंड ऑफ गोल्ड के इस खजाने के नाम पर, जो आत्मा के चक्र को काट कर उसे सी ऑफ यूनिवर्सल अनकॉन्शियसनेस में वापस भेज सकता था। सफीना ने कंक्लूड किया कि अगर उस तलवार में सच में ऐसी एबिलिटी थी तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सीधे दी जा सकती थी। इससे उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि वैंक्विश ने ऐसी पावर कैसे हासिल की और क्या किसी तरह वो एडमिनिस्ट्रेटर से ही जुड़ा हुआ था। इस बीच अबाडन का शरीर और आत्मा खुलने लगे। पूरी अनभूल का सामना करते हुए उसने सिर्फ एक ही एहसास महसूस किया, जबरदस्त अकेलापन। ये एक एस्ट्रोनॉट की तरह था जो स्पेस में खो गया हो, एब्सोल्यूट खालीपन में अकेले बैठते हुए, अंत का इंतजार करते हुए। उस ठंडी शांति में फंसकर वो निराश होने लगा। उस पल अबाडन रोने लगा, अपने लिए नहीं बल्कि ताकि कम से कम दूसरे एग्जीक्यूटर्स ऐसी भयानक किस्मत से बच सकें। उसका रोना इतना जोर और दर्दनाक था कि भाग चुके किंग्स भी सुन सकते थे, और उन सब ने दूर होने के बावजूद अबाडन के लिए गहरा दुख महसूस किया। लेकिन वैंक्विश वहां हमदर्दी देने के लिए नहीं था। उसने एग्जीक्यूटर को देखा और पूछा कि क्या वो पूरे डायमेंशन प्लैनेट्स के एक साथ डिस्ट्रॉय होने की आवाज जानता है। उसने कहा कि वो उनमें से किसी को भी कभी माफ नहीं करेगा। फिर एक एक करके वैंक्विश ने हर एग्जीक्यूटर को खत्म किया जो उसके रास्ते में आया। लेकिन वो बस मरे नहीं, उनकी किस्मत मौत से कहीं ज्यादा बुरी थी। वैंक्विश ने कहा कि अबाडन के रोने का कोई फायदा नहीं है, वो अब मर चुके थे और एग्जीक्यूटर के लिए सिर्फ रोना ही बाकी था। उसके आखिरी शब्द माफी की एक गुहार थे, दया के लिए एक निराश पुकार। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इतना क्रूर अंत का सामना करना पड़ेगा। वो पूरी तरह से डर से काबू हो गया था। जब किंग्स शांति से देखते रहे, अबाडन डिसअसेंबल हो गया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। वो अनभूल से गुजरा और कुछ नहीं बन गया। उस वक्त वैंक्विश सभी मौजूद किंग्स की तरफ मुड़ा। वो जानना चाहता था कि वो उसे कब तक कम आंकना जारी रखेंगे। जवाब में सभी किंग्स घुटनों के बल झुक गए, अपने माथे जमीन पर रख दिए और रेनबो किंग वैंक्विश को श्रद्धांजलि दी। वैंक्विश ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। उसने कहा कि इतने सारे किंग्स इकट्ठा होने के बावजूद उनमें से एक भी एक एग्जीक्यूटर को नहीं हरा पाया। फिर उसने रूईम और सफीना को बुलाया, सवाल करते हुए कि उन्होंने पिछले मिलेनियम में क्या किया है। अगर वो लड़ नहीं सकते तो उन्हें मर जाना चाहिए या बस गायब हो जाना चाहिए। सुबारू ने डर कर वैंक्विश ने अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आने के लिए कहा। वो सबको डरा रहा था। वर्दे हैरान होकर समझ नहीं पा रहा था कि सुबारू ने इतने खतरनाक बीइंग से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की, और सोचा कि वो भी मारा जाएगा। लेकिन वैंक्विश ने मुस्कुराते हुए सुबारू से माफी मांगी और अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। सुबारू ने आयरनी के साथ शिकायत की कि ये मजाक का समय नहीं था। वैंक्विश ने भी माफी मांगी, कहते हुए कि इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, और कमेंट किया कि सुबारू परेशान कर रहा है। तभी वर्दे ने सुबारू की गहरी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उसने रियलाइज किया कि सिर्फ कुछ शब्दों से सुबारू ने इतने डरावने बीइंग को शांत कर दिया था। वैंक्विश ने रिमार्क किया कि खुशकिस्मती से उसने उस दिन कई एग्जीक्यूटर्स को हरा दिया था, और ये भी कहा कि सुबारू अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसने डिक्लेयर किया कि जल्द ही सब कुछ लायरा के लिए तैयार हो जाएगा। इस बीच सुबारू के किन वैंक्विश के फाइटिंग स्टाइल से हैरान थे। अकीरा ने कमेंट किया कि उसकी आंखें बैरली मूवमेंट्स को फॉलो कर पा रही थीं। जेंगा सहमत हुआ, कहते हुए कि उसकी आंखें भी कीप अप करने में फेल हो गईं। अकीरा ने पूछा कि क्या उन्हें कभी उस लेवल के एग्जीक्यूटर्स का सामना करने का मौका मिलेगा। वो जानना चाहता था कि क्या शिकीशिमा ने फ्यूचर में वो पॉसिबिलिटी देखी है, लेकिन शिकीशिमा उस वक्त पहले से ही एक दूसरे मामले पर पूरी तरह से फोकस्ड था। उसने एग्जीक्यूटर्स और बैटल्स को एक तरफ रख दिया था, पोर्टल्स और गेट्स के एबोलिशन के विचार पर वापस आते हुए। सच में शिकीशिमा जो भी करता था वो हमेशा इंसानियत के नाम पर और अपने दोस्तों के लिए करता था। फिर सुबारू आखिरकार दूसरों को अंडरवर्ल्ड को ह्यूमन वर्ल्ड से जोड़ने वाले गेट्स और पोर्टल्स को खत्म करने के लिए मनाने के लिए एक वैलिड आर्ग्यूमेंट के साथ आने में सफल रहा। लेकिन वो जानता था कि ये प्रपोजल एक रिस्की बेट था,
सबको मनाना मुश्किल होगा, और पहले से कहीं ज्यादा ये अभी या कभी नहीं का मामला था। बाद में वैंक्विश ग्रुप के पास आया माफी मांगने की कोशिश करते हुए। उनकी थकान को देखकर उसने कहा कि वो उन सबको एक कप खून ऑफर करेगा, ये मानते हुए कि वो प्यासे हैं। लेकिन सफीना अचानक प्रकट हुई और उसके सर पर एक थप्पड़ मारा, यूं से कहते हुए कि दूसरों को वो पीने के लिए मजबूर ना करे। फिर उसने दूसरों से कहा कि उन्हें इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। किंग्स अभी भी सावधान सोच रहे थे कि क्या वो आदमी सच में वही था जिसने एग्जीक्यूटर से लड़ा था। वैंक्विश चिड़चिड़े होकर सफीना को एक डैम्ड ओल्ड हैक कहा और कहा कि वो उसकी शादी को अप्रूव नहीं करता, यू से उससे दूर रहने का ऑर्डर देते हुए। सफीना ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो एक ओवर प्रोटेक्टिव पिता की तरह बिहेव कर रहा है और पिछली सदी के वैल्यूज में फंसा हुआ लगता है। उसने पूछा कि वो इन्वॉल्व्ड आदमी के डिसीजन का सम्मान क्यों नहीं करता। सुबारू ने डिस्कशन खत्म करने की कोशिश की, उन्हें याद दिलाते हुए कि वो उस शादी को कई बार रिजेक्ट कर चुका है। लेकिन सफीना ने उसे करेक्ट किया, कहते हुए कि वो अपने बारे में बात कर रही है और सुबारू आखिरकार अपना मन बदल लेगा। उसने अश्योर किया कि उसके पास इंतजार करने के लिए काफी से ज्यादा धैर्य है। जल्द ही सिबिल अपने पिता वैंक्विश के पास आई और पूछा कि क्या सुबारू सच में उसका होस्ट है। वैंक्विश ने कंफर्म किया, कहते हुए कि जैसे सिबिल ने प्रेडिक्ट किया था, सुबारू उम्मीद से कहीं बेहतर वेसल था। उसने बहुत मदद की थी, वैंको की कल्पना से भी ज्यादा। सिबिल ने ये नोट करते हुए कि एग्जीक्यूटर्स उसकी प्रेडिक्शन से इम्यून थे, वैंक्विश को सावधान रहने की चेतावनी दी। उसने कहा कि वो पहले ही मीटिंग का आउटकम देख चुकी है और इसलिए अब वहां रहने की जरूरत नहीं है। जाने से पहले वैंक्विश ने एक आखिरी सवाल पूछा, जानना चाहते हुए कि क्या उसके ऊपर मंडरा रही मौत की परछाई पहले ही गायब हो गई है। सिबिल ने पॉसिबल फ्यूचर्स को विजुअलाइज करते हुए देखा कि वो अभी भी मौजूद थी। फिर भी वैंक्विश ने इसे एक अच्छा साइन माना। उसने सोचा कि उसने एग्जीक्यूटर्स के खिलाफ लड़ाई के दौरान अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अब से वो सावधान रहेगा कि परछाई बढ़े ना। उसके लिए उस परछाई की मौजूदगी का मतलब था कि अभी भी ऐसे दुश्मन थे जो उसे मार सकते थे और उन्हें ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसी वक्त एस्थर प्रकट हुई और उस पर एक घुटने से प्रहार किया। दूसरे किंग स्पीचलेस हो गए और वैंक्विश ने कमेंट किया कि ये जरूर दर्द हुआ होगा। एस्थर ने जल्दी में उसे याद दिलाया कि उसके पास सिर्फ 15 मिनट हैं और पूछा कि क्या वो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा नोटिस किया जाना चाहता है। वैंक्विश ने कहा कि वो सिर्फ थोड़ा लेट है, लेकिन एस्थर ने उसे तुरंत थ्रोन पर वापस जाने का ऑर्डर दिया। तभी समझाया गया कि सिर्फ एस्थर की गोस्ट एबिलिटी ही वैंक्विश को एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अनदेखा रख सकती थी जब वो थ्रोन से दूर था। वर्दे ये सब देखते हुए सोचने लगा कि क्या वैंक्विश के पास सच में इतने सारे पावरफुल एलाइज हैं, क्योंकि वहां सभी 3 किंग्स को हराने के लिए काफी स्ट्रांग लग रहे थे। कोई और चॉइस ना होने के कारण सबने वैंक्विश को उसके दरवाजे से वापस धकेल दिया। वैंक्विश अभी भी परेशान ने सफीना को एक मैसेज भेजा, यू से सुबारू से दूर रहने के लिए कहते हुए। उसने शिकायत की कि वो सुन नहीं रही है और सुबारू से इसे दोहराने के लिए कहा कि वो उसे ना छुए और वो उनकी शादी को कभी अप्रूव नहीं करेगा। एस्थर पूरी सिचुएशन से शर्मिंदा होकर माफी मांगी, फिर खून का दरवाजा बंद हो गया। रुइन सब कुछ देखते हुए ने कमेंट किया कि ग्रुप एक तूफान की तरह गुजरा है। थोड़ी देर बाद शिकीशिमा ने रुइम और सुबारू से कांटेक्ट किया, कहते हुए कि वो संतुष्ट है। एग्जीक्यूटर्स जा चुके थे, लेकिन गेट्स और डोर्स का इशू अभी भी रिजॉल्व करना बाकी था। रुइन ने उसे याद दिलाया कि कई किंग्स मर चुके थे, लेकिन कुछ रिमोटली वापस आ गए थे मीटिंग को कंक्लूड करने के लिए। शिकीशिमा ने कहा कि वो 3 किंग्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस प्रपोज करना चाहता है। रुइन ने सवाल किया कि क्या इतनी बड़ी आफत के बाद ऐसा करना समझदारी है, लेकिन शिकीशिमा ने कहा कि अब कुछ और नहीं किया जा सकता। इंसान अपने नियति में लिखे रास्ते पर चलेंगे और अगर उसका प्लान काम कर गया तो वो तुरंत ह्यूमन वर्ल्ड में मौजूद गेट्स की संख्या कम कर सकते हैं। उस इंटरप्शन के बाद रुइन ने वर्डन और सफीना के साथ एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की बहस को खत्म करने के लिए। एल ने कहा कि उन्हें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। ओरिजिनल प्लान सोल एनर्जी इकट्ठा करना, स्ट्रांग बनना और अंडरवर्ल्ड के टॉप पर पहुंचना था, लेकिन आखिर में उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक बहुत बड़े एंट हिल के अंदर सिर्फ चींटियां हैं। कमीना ने सबसे माफी मांगी, जबकि राका ने कहा कि ये उसकी गलती नहीं थी। एग्जीक्यूटर्स एक अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल थे और चाहे वो कितनी भी कोशिश करें, हमेशा कोई ना कोई उनसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर भी वो ग्रो करना जारी रखना चाहता था। इस बीच सफीना ने साफ कर दिया कि वो प्लान का विरोध नहीं करती। उसने सिर्फ इतना मांगा कि वो सब कुछ जल्दी से खत्म कर दें, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो जाए। उसने वर्डन से पूछा कि क्या वो सहमत है और उसने हाँ में जवाब दिया।
क्योंकि अब ज्यादा कुछ करने को नहीं था। रुइन ने उन्हें अप्रूवल के लिए सच्चे दिल से धन्यवाद दिया, लेकिन सफीना ने रिमार्क किया कि प्लान रुइन के जैसा कुछ नहीं लगता। रुइन ने सुबारू के किन के साथ बनाए रखे मेंटल कांटेक्ट को छिपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया कि ये एक ऐसा प्लान है जो सबको फायदा पहुंचाएगा। उसने ये मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी ना दिखाने की कोशिश करते हुए। फिर उसने मीटिंग में अनाउंस किया कि 3 किंग्स एक डिक्लेरेशन देंगे। पहला कदम ह्यूमन रेल्म में गेट्स का टेम्पररी सस्पेंशन होगा, और चूंकि गेट्स इंटरप्ट हो जाएंगे, टाइम भी रुक जाएगा। जिंगा बहुत खुश था, लेकिन उन्हें याद दिलाया कि अभी भी एक और हिस्सा बाकी है। शिकिशिमा ने समझाया कि वो दूसरे किंगडम्स को भी ह्यूमन वर्ल्ड में डोर्स भेजने देंगे। सफीना ने कमेंट किया कि बदलाव के बावजूद गेट्स की संख्या थोड़े समय के लिए वही रहेगी, क्योंकि क्लीन अप धीरे धीरे होगा। फर्क ये था कि अब सभी किंग्स को सोल एनर्जी कलेक्ट करने के लिए ऑथोराइज किया गया था, उनके चुने हुए प्लेयर्स के आधार पर। लेकिन एक शर्त थी, सफलता पूरी तरह से चुने हुए प्लेयर्स की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी। रुइन ने इसका सारांश ये कहकर दिया कि अगर वो उस गोल को हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें अपना सब कुछ देना होगा। सबको गेट्स खत्म करने और जनरल बेनिफिट के लिए सोल एनर्जी कमिट करना होगा। वर्डे ने माना कि आखिर में वो सफल हो गए थे। दिल ही दिल में उसने खुद से माना कि वो इस सॉल्यूशन के बारे में पहले ना सोचकर पैथेटिक था। अब जब सब कुछ रिजॉल्व हो गया था, वो, जिंगा, अकीरा और रुइन ह्यूमन रेल्म में मल्टीपल डोर्स भेज सकते थे। जिंगा हैरान होकर रियलाइज किया कि ये शुरू से ही रुइन का प्लान था। पहले गेट्स लगातार दिखते थे, सिर्फ अंडरवर्ल्ड में किंगडम्स की संख्या के आधार पर। डोर्स दूसरी तरफ 3 मुख्य किंग का एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज थे। अब नए रूल के साथ गेट्स थोड़े समय के लिए सस्पेंड हो जाएंगे और बाद में फिर से अंडरवर्ल्ड में किंगडम्स की संख्या को रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन इसके अलावा डोर्स भी किंगडम्स के बीच समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, सबको एक्ट करने का मौका देते हुए। अकीरा ने कमेंट किया कि इससे प्लेयर्स की संख्या बढ़ेगी, जबकि गेट्स की संख्या धीरे धीरे कम होगी। शिकिशिमा ने समझाया कि पहले वो पूरी तरह से गेट्स खत्म करने पर फोकस्ड था, लेकिन उसे समझ में आया कि डोर्स एक ज्यादा स्ट्रेटेजिक और सस्टेनेबल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। लंबे समय में ये प्लान बहुत बेहतर था। टेक्निकली इस बदलाव के साथ अंडरवर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड का एक डायरेक्ट एलाय बन रहा था। जिंगा ने सोचा कि शिकिशिमा डरावने ढंग से इंटेलिजेंट है, जबकि अकीरा ने राहत महसूस की कि वो उनकी साइड है। इस बीच सुबारू ने रुइन को धन्यवाद देना सुनिश्चित किया, जिसने जवाब दिया कि वो हमेशा उसकी मदद करेगा जब तक वो उसका किन बना रहेगा। लेकिन रुइन ने चेतावनी दी कि अंडरवर्ल्ड अब एडमिनिस्ट्रेटर के प्रति ज्यादा वल्नरेबल है, इसलिए अब उस कर्स्ड बीइंग का अंत करने का समय आ गया था, और उसने सुबारू से पूछा कि क्या वो उस हिस्से का ध्यान रख सकता है। सुबारू ने कंफर्म किया, वो अंडरवर्ल्ड में इत्तेफाक से नहीं आया था। आखिरी अपडेट के बाद उसने जो प्रेडिक्शन देखी थी, उसके अनुसार वो पहले ही जानता था कि वैनक्विश प्रकट होगा और सभी एग्जीक्यूटर्स को मार देगा। अगला, सुबारू ने रुइन से एक रिक्वेस्ट की। वो 3 इन्वेंटर्स से मिलना चाहता था जो सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड डोर्स बनाने के लिए जिम्मेदार थे। समझाया गया कि तीनों किंग्स में से हर एक के पास एक मास्टर की थी, और बिना हिचकिचाए उन्होंने उसे इस मिशन के लिए हर एक को उधार लेने की अनुमति दी। गोल था इन्वेंटर्स को ढूंढना और उनकी मदद से एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ काम करने के लिए एक प्लान बनाना। कैरियन को ब्रॉन्ज डोर तक अकीरा के साथ जाने के लिए असाइन किया गया, भले ही वो कंपनी से ज्यादा खुश नहीं था। सुबारू अकेले गोल्ड डोर पर गया। इस बीच जिंगा, शिकिशिमा, साया और रुइन सिल्वर डोर की तरफ बढ़े आर्कानो से मिलने, जो उसके लिए जिम्मेदार इन्वेंटर था और जिंगा का पर्सनल डोर का क्रिएटर भी। पहला ग्रुप, जिसमें सुबारू, सफीना और इक्सिस थे, गोल्ड डोर के अंदर गए टेरा को ढूंढने के लिए, जो इसका इन्वेंटर था। सफीना के अकॉर्डिंग हर इन्वेंटर का अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज था। टेरा के केस में वो लिमिटेड सीट्स का क्रिएटर था और उसने दरवाजे का डायमेंशनल ट्रांसेंडेंट सिस्टम भी डेवलप किया था। सुबारू ने उसे सुपर जीनियस बुलाया, पर इक्सिस को लगा कि वो अभी तक समझा ही नहीं है कि वो लोग किस टाइप के इंसान से डील कर रहे हैं। इक्सिस ने सोचा कि एंड में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कौन सा पार्ट बनाया था। दरवाजों की हर डिटेल के लिए एक absurd लेवल की स्किल और सोफिस्टिकेशन चाहिए थी। प्रॉब्लम यह थी कि टेरा एक पागल इन्वेंटर के नाम से जाना जाता था। जब ग्रुप को टेरा मिला, उसने उन्हें ग्रीट करते हुए पूछा कि क्या वो उसके जूते चाटने आए हैं। फिर उसने सॉरी बोला, कहते हुए कि उसके पास ऑफर करने के लिए चाय या बिस्किट्स नहीं है,
पर उसने फिर से कंफर्म किया कि जूते चाटने वाला पार्ट बिल्कुल रियल था। उसने अपनी सबसे नई इन्वेंशन पेश की, जूते जो स्पेशली भीख मांगने की प्रैक्टिस के लिए डिजाइन किए गए थे। उसने एक्सप्लेन किया कि जब कोई जीने के लिए गिड़गिड़ाता है तो वो अक्सर घुटनों पर आ जाता है और अपने दुश्मन के जूते चाटने लगता है, इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना अच्छा है। इसके अलावा उसने गारंटी दी कि जूते डिलीशियस थे। इक्सिस ने पूछा कि दुनिया में कौन सा इंसान जूते चाटना चाहेगा, पर सुबारू बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। उसने कहा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ट्राई करेगा। चाटने के बाद वो सरप्राइज हो गया। उसने कहा टेस्ट सच में डिलीशियस था और वो ये पूरे दिन कर सकता है। इक्सिस एकदम शॉक्ड ने पूछा कि क्या सफीना अभी भी उस जैसे इडियट से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके सरप्राइज में सफीना भी जूता चाट रही थी, यहां तक कि टेरा खुद भी वही कर रहा था। उस अजीब से सीन को देखकर इक्सिस सोचने लगी कि क्या वहां पर सिर्फ वही ऐसी थी जिसका दिमाग ठीक था। सफीना ने कमेंट किया कि टेरा हमेशा से ऐसा ही था। इक्सिस ने जवाब दिया कि अभी तक वो उसके बारे में बस इतना जानती थी कि वो जूते चाटने के लिए चीजें इन्वेंट करता है। सफीना ने उसे करेक्ट करते हुए कहा कि उसके ज्यादातर इन्वेंशंस असल में यूजलेस जंक थे। टेरा बस बड़बड़ाया, हर्ट, आउच, पर सफीना ने ऐड किया कि कभी-कभी वो कुछ सच में इनक्रेडिबल बना देता है, एक 1 in a million चांस, पर बहुत वैल्यूएबल। टेरा ने कहा कि हर इन्वेंटर के अंदर वो आग होती है, वो पैशन। इक्सिस ने जवाब दिया कि ये जूते वाला पैशन कुछ ज्यादा ही अजीब था, पर टेरा ने एक्सप्लेन किया कि उसके राजा ने उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया था जहां वो बिना किसी लिमिटेशन के क्रिएट कर सकता था। फिर वो जानना चाहता था कि वो लोग वहां आखिर कर क्या रहे थे। सफीना ने कहा कि उनके पास उसके फियांसे सुबारू से जुड़े कुछ मामले हैं, पर उसने खुद को आरिया के सुबारू के नाम से इंट्रोड्यूस किया और क्लियर किया कि वो उसका फियांसे नहीं है। टेरा ने तब डिक्लेयर किया कि सुबारू उसकी रानी का गेस्ट है और इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर है। सुबारू ने कहा कि उसे कोई ऐसी आइटम या एबिलिटी चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटर को लोकेट कर सके। इक्सिस हैरान होकर पूछने लगी कि क्या यह सच में पॉसिबल है, पर टेरा ने जवाब दिया कि ऐसी चीज पहले से एग्जिस्ट करती है। वो और सफीना दोनों शॉक्ड थे। टेरा बिना किसी रिएक्शन के ने एक और जूता ऑफर किया और सुबारू ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। इक्सिस ने दूसरी तरफ साफ मना कर दिया। जब ग्रुप सिल्वर डोर पर पहुंचा, आर्कानो प्रकट हुआ और तुरंत पूछा कि वो वहां क्या कर रहे हैं और अंदर कैसे आए। जिंगा ने समझाया कि वो उस दिन एक स्पेशल गेस्ट लाया था, सिल्वर का किंग ही। आर्कानो साफ तौर पर हैरान था, जबकि रुइन शिकिशिमा के पीछे छिपकर बड़बड़ाया कि आइस 9 के अलावा कुछ भी इस्तेमाल करो, शांति से भीख मांगते हुए। जिंगा हंसा और आर्कानो से उसे माफ करने के लिए कहा। अभी के लिए आर्कानो ने कहा कि ये ठीक है और विजिट का कारण पूछा। शिकिशिमा ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, समझाते हुए कि वहां सभी जिंगा के दोस्त हैं, और आर्कानो ने कंफर्म किया कि वो ये जानता है क्योंकि उसने उन्हें वीडियोस में पहले ही देख लिया था। उसने कहा कि जिंगा की तरह वो सभी आरिया के सुबारू के किन थे और फिर विजिट का मकसद पूछा। तभी शिकिशिमा ने सीधे पूछा कि क्या आर्कानो को एक टेररिस्ट नहीं माना जाता। जिस जेल में उसे रखा गया था वो सिर्फ आइस 9 के कारण नहीं थी। उसके अनुसार आर्कानो के सो कॉल्ड आइस विंग्स अंडरवर्ल्ड का एक जीवित एंटिटी थे जो एबिलिटीज और क्राफ्टेड आइटम्स के जरिए डिस्ट्रक्टिव पावर अनलीश करने का एक तरीका लगातार ढूंढ रहे थे। जिंगा शक में जानना चाहता था कि क्या ये सच है। रुइन ने शर्मिंदा होकर कंफर्म किया कि आर्कानो का रिकॉर्ड लंबा है, 70 से ज्यादा क्राइम्स के साथ। जिंगा हैरान होकर नंबर जोर से दोहराया। आर्कानो ने अपनी तरफ से जवाब दिया कि उसने इसे कभी छिपाया नहीं, उसने बस कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन ये अब टॉपिक नहीं था। वो जानना चाहता था कि क्या वो इतनी दूर सिर्फ उसे जज करने आए थे। लेकिन शिकिशिमा ने अश्योर किया कि उन्होंने नहीं किया था। सच में उनके पास एक मिशन था जो सिर्फ आर्कानो ही पूरा कर सकता था। अब तक सिर्फ 3 एबिलिटीज थीं जो एग्जीक्यूटर्स के खिलाफ काम करती थीं, कर्सिस, डायमेंशनल स्लैशेस और एमनीजिया, सभी वैंक्विश के। लेकिन वैंक्विश खुद मानता था कि एक पॉसिबिलिटी थी कि आइस 9 भी किसी दिन एग्जीक्यूटर्स के खिलाफ लीथल बन सकता है। इसलिए शिकिशिमा ने समझाया कि वो चाहते हैं कि आर्कानो एक नई एबिलिटी डेवलप करे, चौथी, जो उनसे लड़ने में सक्षम हो। आर्कानो एक्साइटेड होकर प्रपोजल से खुश था। उसने कहा कि ये आखिरत उस तरह का चैलेंज है जो उसे जिंदा और इंटरेस्टेड रखता है। उसने टास्क एक्सेप्ट किया और 9 जितना पावरफुल कुछ बनाने का प्रॉमिस किया।
एक बार तैयार हो जाने पर वो एबिलिटी सीधे जिंगा को सौंप दी जाएगी। इस बीच तीसरा ग्रुप ब्रॉन्ज गेट के इन्वेंटर को लोकेट करने की कोशिश कर रहा था, जो उस गेट के लिए जिम्मेदार था जिसे एक सर्टेन प्रिजन गार्ड इस्तेमाल करता था, जो सील्स मैनिपुलेट करने के लिए जाना जाता था। अकीरा नाखुश होकर ने पूछा कि यूसे हिरोसाका की कॉपी जैसे दिखने वाले किसी के साथ क्यों जाना पड़ रहा है। कैरियन ने जवाब दिया कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने पैर डिसाइड नहीं किया था। ये जल्द ही साफ हो गया कि दोनों की आपस में नहीं बनती। कैरियन ने यहां तक पूछा कि क्या उसे इमिटेट करने से मदद मिलेगी, और अकीरा ने कहा कि अगर उसने कोशिश की तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। कैरियन ने तब समझाया कि ब्रॉन्ज गेट के लिए जिम्मेदार इन्वेंटर जोरा था, द ग्रेट एल्केमिस्ट। वही था जिसने गेट्स और डोर्स के जरिए एबिलिटीज इनकॉर्पोरेट करने की टेक्निक बनाई थी। कैरियन ने रिमार्क किया कि ये आकुरत एक स्पेशल आइटम या एबिलिटी की तरह काम करता लगता है, और इकोहाना ने कंफर्म किया। उसने ये भी रिवील किया कि वार्डन का अपना स्टाफ जोरा के हाथों से बनाया गया था। जब वो बात कर रहे थे, बूढ़े एल्केमिस्ट की कैबिन अचानक फट गई, उसे जोर से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन खुशकिस्मती से कैरियन यूसे एक ब्लड मोल्ड से बचाने में सफल रहा, इससे पहले कि वो पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाए। चकित होकर जोरा ने पूछा कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कैरियन ने माफी मांगी, लेकिन कहा कि उसे उस वक्त उसके मरने की जरूरत है। कंफ्यूजन के बीच क्यू ने कैरियन को ह्यूमन प्रिजन गार्ड के रूप में पहचाना, और थोड़ी देर बाद उसने अकीरा को देखा। उसने कहा कि उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अकीरा ने जवाब दिया कि क्यू का वहां आना सुबारू के प्रेडिक्शन में नहीं था। वो घटना नहीं देखी गई थी, उसने प्रेडिक्शन कैंसिल कर दी थी। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, कैरियन पर हमला हुआ, जो उस वक्त खुद को एक दुश्मन एग्जीक्यूटर के रूप में प्रकट कर रहा था। उसके लिए क्यू मेन टारगेट था। अकीरा ने दृढ़ होकर डिक्लेयर किया कि उसका सामना करना उसका कर्तव्य है। तभी समझाया गया कि 6 महीने पहले अकीरा एक क्रिमिनल को पेनॉप्टिकॉन ले गया था, जो प्लेयर्स के लिए आरक्षित जेल थी। वहां उसने पहले ही अपनी सील इस्तेमाल कर ली थी। उस इवेंट के दौरान क्यू ने पूछा कि क्या अकीरा को प्लेयर बने हुए 3 साल हो चुके हैं। उसने कहा कि सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन वो जानना चाहता था कि क्या अकीरा अभी भी उस दुनिया से प्यार करता है। प्रेजेंट में इकुहाना प्रकट हुई और पूछा कि क्या क्यू सच में एक एग्जीक्यूटर है। कैरियन ने जल्दी ही रियलाइज किया कि वो मुश्किल में है, क्योंकि वो उस वक्त अपना कर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यू से तब हेकाटन जेर के आर्म से एक पावरफुल ब्लो लगा, जिसने उसे और कैरियन दोनों को दूर फेंक दिया। क्यू ने आक्रोशित होकर पूछा कि क्या वो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा कि शरीर हिरोसाका का है और वो यू से बस भूल नहीं सकते। अकीरा ने जवाब दिया कि हिरोसाका ऐसी चीज से कभी नहीं मरेगा। कैरियन खड़ा हुआ, कहते हुए कि ये सच है कि वो सुबारू की तरह कर्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अकीरा ने नोटिस किया कि उनका क्यू पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने तब याद किया कि क्यू के पास एक प्रोटेक्शन सील था, जो उसे अटैक से इम्यून बनाता था जब दुश्मन बहुत पास आ जाता था। इसीलिए अकीरा जानता था कि आकुरा दूरी बनाए रखकर उसके पास उसे हराने का मौका है। इस स्ट्रैटेजी के साथ उसने अपना गोल्डन आर्सेनल एक्टिवेट किया, जो कर्स एट्रीब्यूट से इम्ब्यूड था। यू ने दूसरी तरफ रियलाइज किया कि अकीरा क्या करना चाहता है, लेकिन चेतावनी दी कि ये उसकी अकेली पावर नहीं है। जब वो तैयार हुआ, यू ने याद किया जब उसे अपना मिशन मिला, वो जिसने 4,62,321 1,119 दुनियाएं जीती थी, एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सीधे एक एग्जीक्यूटर बनने के लिए चुना गया था। उसका मिशन किसी भी एलिमेंट को खत्म करना था जो दुनिया के ऑर्डर के लिए खतरा पैदा करता था। किसी ने तब सवाल किया कि क्या वो सच में एक नए एग्जीक्यूटर को एक असैसिनेशन मिशन पर भेज रहे हैं। शायद एडमिनिस्ट्रेटर वेटरन्स को हायर करने के लिए बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन क्यू ने कहा कि उसे परवाह नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का विरोध करते थे, उन्हें गिरना ही था, उस दुनिया के ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना था। ये रिवील हुआ कि क्यू एक दूसरी दुनिया का कॉन्करर था। कॉन्करर्स प्लेयर्स थे जो पैरेलल रियलिटीज पर हमला करते थे, जैसे हुडो, जिसने भी वही रास्ता अपनाया था। एग्जीक्यूटर्स बदले में इन कॉन्करर्स में से सिलेक्ट किए जाते थे और एडमिनिस्ट्रेटर के ऑर्डर्स के तहत सीधे काम करना शुरू कर देते थे। उस वक्त अकीरा मजबूत खड़ा रहा, अपना गोल्डन आर्सेनल इस्तेमाल करते हुए अब एक कर्स से चार्ज्ड सबसे खतरनाक एग्जीक्यूटर्स का सामना करने के लिए तैयार। उस दुनिया के प्लेयर्स के विपरीत जो सिर्फ डोर्स द्वारा दी गई पावर का इस्तेमाल कर सकते थे, अकीरा ने अभी भी वो एबिलिटीज रिटेन की थी जब वो एक कॉन्करर था। उसने ब्लू रिबन स्किल एक्टिवेट की, जिससे एक बड़ा रिबन उसके आसपास खुल गया। सभी रिबन्स ऑटोमेटिकली मूव कर रहे थे और कैरियन के अटैक्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे, जिसने तुरंत रियलाइज किया कि ये उसकी अपनी एबिलिटी से बिल्कुल अलग एबिलिटी है।
फिर भी कैरियन ने टाइटन्स आर्म का इस्तेमाल करके असॉल्ट जारी रखा और सबको अपनी दूसरी एबिलिटी से हैरान कर दिया। फिर भी अकीरा ने सोचा कि उसकी स्पीड के बावजूद उसके पास बस इतना ही था। अटैक को ऐसे ब्लॉक कर दिया गया जैसे इसका कोई मतलब ही ना हो। कैरियन ने लड़ाई को ऑब्जर्व करते हुए कमेंट किया कि अकीरा की एबिलिटीज एक्सेसिव थीं और उसका एनर्जी यूसेज इनएफिशिएंट था। उसके अनुसार एबिलिटीज सिंपल और वर्सेटाइल होनी चाहिए। उसने ये कहते हुए कहा जब वो एक सिंगल ब्लू रिबन से कैरियन के एक और अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। लड़ाई की शुरुआत में अकीरा को दुश्मन की पावर के बारे में यकीन नहीं था, लेकिन वो अब एक नतीजे पर पहुंच गया था। ब्लू रिबन टेक्निक जो कुछ भी छूटती थी उसे सप्रेस कर सकती थी। ये आर्या के ताइगा की टेक्निक से बेहद सिमिलर थी। उस वक्त अकीरा पकड़ा गया और कैरियन की तलवार से ओवरपावर हो गया। अगर वो उसे मारना चाहता तो वो पहले ही कर सकता था। कैरियन ने तब पूछा कि क्या हिरोसाका इंटरवीन नहीं करना चाहता, लेकिन वो शांति से देखता रहा। कैरियन ने अकीरा को देखा और पूछा कि क्या उसे वो सवाल याद है जो उसने पिछले समय में पूछा था। अकीरा ने हाँ कहा। सवाल था, क्या वो उस दुनिया से प्यार करता है? अकीरा ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि हिरोसाका उसमें था। लेकिन कैरियन ने और जोर दिया, अगर हिरोसाका वहां ना होता तो क्या वो अभी भी उस दुनिया से प्यार करता? अकीरा ने सोचा और कहा हाँ, उसे लगता है। शुरू में उसे एक लाइलाज बीमारी थी, लेकिन एक प्लेयर बनने से वो नॉर्मली जी सकता था। लेकिन उससे पहले एक पल था जब वो हॉस्पिटल से भाग गया था। वो ठंड में अकेले चलता रहा जब तक कि उसे आसमान को विशाल, सुंदर और चौड़ा नहीं देख सका। उस पल जैसे उसका मन फैल गया हो। उसने सोचा कि शायद दुनिया इतनी बुरी नहीं है। सच में दुनिया सुंदर थी और इसीलिए वो उसे बचाना चाहता था, चाहे कुछ भी हो, भले ही हिरोसाका उसमें ना हो। अकीरा ने कहा कि ये सिर्फ उस दिन नहीं था जब उसे ऐसा महसूस हुआ। हर दिन वो आसमान को देखता था, उसे वही महसूस होता था। कैरियन ने मान लिया कि उसे भी वही महसूस होता है प्रेजेंट में, लेकिन उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का विरोध करना उस दुनिया को मौत की सजा देने के बराबर है। और अगर अकीरा सच में उसे बचाना चाहता है तो उसे यूनिवर्स के लॉर्ड्स के एब्सोल्यूट शासन के तहत जीना एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अकीरा ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। उसके लिए इस तरह बंधे रहना और बस मरने का इंतजार करना जीना नहीं था। उसने उन दूसरे लोगों को याद किया जो उसके साथ हॉस्पिटलाइज थे, उसी कंडीशन से पीड़ित। उसने उन सबसे बात की, वो दोस्त बन गए, लेकिन ऑफ कोर्स वो सब उससे पहले चले गए। वो इस जिंदगी से थक चुका था, दर्द के अनंत साइकिल से थक चुका था, जब तक कि उसने आखिरकार उस दुनिया के लिए प्यार डेवलप नहीं कर लिया। और तभी उसे समझ में आया कि जिंदा रहने का मतलब क्या है। फिर अकीरा खड़ा हो गया। भले ही कैरियन की तलवार उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी, लेकिन तलवार ने उसे नहीं काटा। ऐसा लग रहा था कि उसे एक दूसरी ताकत ने रोक रखा है। अकीरा ने कहा कि जिंदा रहने का एहसास लगातार है, अनंत है। यही उसे आगे बढ़ाता था, नई चीजें ढूंढता था। एक मामूली मोहरे की तरह ट्रीट किया जाना जीना नहीं था। इसके साथ उसने कैरियन की तलवार को अपने आप पीछे हटने पर मजबूर किया और अपनी छठी एबिलिटी द इंपीरियल वॉल्ट एक्टिवेट की। सच में ये अकीरा था जो कैरियन के वेपन को कंट्रोल कर रहा था। इंपीरियल वॉल्ट एक ऐसी एबिलिटी थी जो उसने लेवल 90 पर पहुंचने पर हासिल की थी। इसके साथ वो जो कुछ भी छूता था जो एक वेपन माना जाता था, उसे मैनिपुलेट कर सकता था, जिसमें एबिलिटी के जरिए मटीरियलाइज किए गए भी शामिल थे। कैरियन ने ब्लू रिबन्स का इस्तेमाल करके पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन अकीरा ने समझाया कि ये बेकार है। रिबन्स वेपन्स के रूप में गिने जाते थे और जिस पल उन्होंने उन्हें छुआ वो पहले ही उसके कंट्रोल में थे। वो कैरियन के खिलाफ हो गए और अकीरा ने रिवील किया कि उसने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। कैरियन ने आखिरकार रियलाइज किया कि जो उसे घेर रहा था वो अकीरा के ब्लेड्स के टूटे हुए टुकड़े थे। उसने जानबूझकर अपने हथियारों को तोड़ दिया था, सिर्फ टुकड़ों को ट्रैप्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। अकीरा ने तब कहा कि एक ऊपर के बीइंग की आज्ञा का पालन करना सच में जीने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरह की जिंदगी दूसरों पर थोपना मौत का मतलब है और वो इसकी अनुमति नहीं देगा। कैरियन ने हार मान ली। वो न आगे बढ़ सकता था न पीछे हट सकता था। वो अकीरा को खत्म करने में फेल हो गया था और इसके कारण अब वो खत्म हो जाएगा। अचानक एक एनर्जी उसके शरीर को घेरने और कंज्यूम करने लगी। अकीरा ने सोचा कि शायद उसे अपना मिशन फेल करने के लिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और तभी उसे रियलाइज हुआ कि कैरियन किस तरह की एंटिटी की सेवा करता है। अकीरा ने पूछा कि वो एडमिनिस्ट्रेटर की आज्ञा का पालन क्यों करता है। कैरियन ने जवाब दिया कि वो पहले ही समझा चुका है। वो दुनिया सुंदर थी, उसके अपने होमवर्ल्ड की तरह, जिसे वो बचा नहीं पाया था, इसीलिए वो इस वाले को बचाना चाहता था, कम से कम इस बार। क्यों? जो सब कुछ देख रहा था, कैरियन को गायब नहीं होने देना चाहता था। पहली बार जब कैरियन उसके गेट का होल्डर बनने के लिए प्रकट हुआ, क्यू ने उसे चैलेंज करने की प्लानिंग की थी, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी पीठ में मोच आ गई। कैरियन ने उसे मसाज दिया और आखिरकार टेस्ट पास कर गया।
अब कैरियन उससे माफी मांग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अंधेरे की एनर्जी से डिस्ट्रॉय हो पाता, अकीरा उस पर कूद गया। उसने कहा कि जैसा उसे शक था, ये एक कर्स था। उसने एडमिनिस्ट्रेटर्स को बेवकूफ कहा और कहा कि एक कर्स को दूसरे से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कैरियन ने चेतावनी दी कि अकीरा के पास काफी पावर नहीं है और वो मर सकता है, लेकिन अकीरा ने जवाब दिया कि उसे परवाह नहीं है। उसके लिए एक सुपीरियर अस्तित्व जो उस दुनिया के लोगों को मोहरों की तरह ट्रीट करता था, आज्ञाकारिता के लायक नहीं था। वो खेल नहीं खेलेगा। अकीरा ने डिक्लेयर किया कि वो अपना सब कुछ दे देगा, वो कैरियन को मरने नहीं देगा। फिर उसने सुबारू से मिली सारी पावर फोकस की। कर्स में खून था। बड़े विस्फोट के बाद कैरियन भी हैरान था। उसने रिमार्क किया कि ये पहली बार है जब उसने किसी को एग्जीक्यूटर के कर्स को तोड़ते हुए देखा है। अकीरा ने सच में ये कर दिखाया था। जमीन पर पड़ा हुआ, घायल और थका हुआ अकीरा अभी भी जिंदा था, जैसे कैरियन, जिसने पूछा कि वो उसके लिए इतनी दूर क्यों गया। अकीरा ने जवाब दिया कि अब जब कैरियन एक एग्जीक्यूटर नहीं है, इसका मतलब है कि वो अब दुश्मन नहीं है। उसने कहा कि कैरियन आखिरकार अपनी जिंदगी जी सकता है क्योंकि ऐसे लोग हैं जो उसे जिंदा देखना चाहते हैं। उसी वक्त क्यू कैरियन की तरफ दौड़ा, उसे जोर से गले लगा लिया। अकीरा ने तब कमेंट किया कि उस दुनिया में हर किसी के पास कोई न कोई है जो चाहता है कि वो जिंदा रहें। भावुक होकर क्यू ने गले लगाना जारी रखा और कैरियन के साथ रोया। दोनों उस पल से अभिभूत थे। जैसे ही कैरियन अकीरा के पास आया, उसने उसके काम की तारीफ की, लेकिन अकीरा ने जवाब दिया कि उसकी तारीफ का ज्यादा मतलब नहीं है। फिर भी कैरियन ने पूछा कि क्या वो कर्स जो अकीरा कैरी करता है बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अकीरा ने मजाक किया कि शायद ये उसकी अमेजिंग पर्सनालिटी के कारण है। कैरियन हंसा और सहमत हुआ। फिर उसने हिरोसाका से पूछा कि क्या वो जानता है कि अकीरा ऐसा कैसे हो गया। हिरोसाका ने जवाब दिया कि उसे कोई आइडिया नहीं है। कैरियन ने रिमार्क किया कि वो प्लेयर्स उन्हें हर दिन और ज्यादा हैरान करते हैं, लेकिन हिरोसाका ने कहा कि उसने हमेशा अकीरा पर भरोसा किया है। वो अब वही लड़का नहीं था, अब वो उसका दोस्त और उसका बराबर का था। कैरियन ने बदले में कहा कि उसने सब कुछ सुन लिया है और अकीरा ने मन ही मन सोचा कि उसे उस पहचान के लायक जीना है। जल्द ही कैरियन ने हिरोसाका से पूछा कि दुनिया के अंत पर चीजें कैसी चल रही हैं। वो जानना चाहता था कि क्या उसकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। हिरोसाका ने जवाब दिया कि हाँ, ये बिल्कुल अच्छी चल रही है। उसने कहा कि लडविग ने उसे पहले ही सब कुछ सिखा दिया है जो उसे सिखाना था। अब ये सिर्फ समय की बात है जब वो भी एग्जीक्यूटर से लड़ सकेगा। वो डायमेंशनल रिफ्ट से जुड़ी टेक्निक्स की ट्रेनिंग कर रहा था। लडविग देखते हुए सोचा कि हिरोसाका उसके सामने कुछ बिल्कुल इम्पॉसिबल करने की कोशिश कर रहा है। जब वैंक्विश ने उसे एंटी एग्जीक्यूटर टेक्निक सिखाई थी, हिरोसाका प्रकट हुआ और पूछा कि क्या वो भी इसे सीख सकता है। वैंक्विश ने जवाब दिया कि ईमानदारी से उसे परवाह नहीं है, लेकिन हिरोसाका इसे सीधे उससे नहीं सीख सकता। इंसानों, अंडरवर्ल्ड के जीवों और एग्जीक्यूटर्स की आत्माओं की संरचना अलग अलग थी, लेकिन अगर वो गेट के जरिए इनमें से किसी एक जीव के कांटेक्ट में आया तो वो एनर्जी ट्रांसलेट हो सकती थी। इसलिए हिरोसाका वो टेक्निक वैंक्विश से सिर्फ लडविग के जरिए ही सीख सकता था और ये उसकी 8वीं एबिलिटी बन जाएगी। उस वक्त वो इसे पूरा करने के करीब था। वो पहले ही एक विशाल मात्रा में रेनबो एनर्जी जमा कर चुका था। लडविग ने पहचाना कि हिरोसाका और सयाका दोनों अविश्वसनीय रूप से पावरफुल बीइंग्स थे जिन्होंने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी थी। अमामिया सयाका के केस में उसने किलिन की पावर के साथ जबरदस्त कंपैटिबिलिटी दिखाई। हिरोसाका के लिए उसका हमेशा लडविग के साथ एक कनेक्शन था। आखिरकार वो उसके गेट का होल्डर था। इससे वो और भी स्ट्रांग हो गया। लेकिन वैंक्विश की एबिलिटीज एक अलग ही क्लास में थीं। उसकी टेक्निक जैसी चीज का इस्तेमाल करना आम समझ से बिल्कुल परे था। फिर भी हिरोसाका ने ये कर दिखाया था। उसने एक डायमेंशनल रिफ्ट से बनी तलवार बनाई थी। लडविग स्पीसीज थी। उसके लिए हिरोसाका एक जीनियस से कहीं ज्यादा था। इस बीच जोरा के घर पर वापस आकर कैरियन ने रिमार्क किया कि उसे पल को इंटरप्ट करना अजीब लगता है, लेकिन पूछा कि क्या वो उस मामले के बारे में बात कर सकते हैं। अभी भी कैरियन को गले लगाए और रोते हुए जोरा ने कहा कि ये ठीक है। उस वक्त कैरियन ने अकीरा से कहा कि वो भी उससे एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करना चाहेगा। जैसे ही सच सामने आया, अकीरा ने तुरंत अनाउंस किया
कि उसे कैरियन से सीरियस इन्फॉर्मेशन मिली है। ये एक इमरजेंसी थी। सुबारू, जो वहां मौजूद था, ने डिक्लेयर किया कि उसे तुरंत ह्यूमन रेल्म में वापस जाना है। सफीना ने उनकी मीटिंग के बारे में पूछा, लेकिन सुबारू ने जवाब दिया कि उसने इसके लिए कभी हाँ नहीं किया था। उसने कहा कि ब्रॉन्ज आइलैंड पर एक एग्जीक्यूटर प्रकट हुआ है। ये एग्जीक्यूटर ह्यूमन रेल्म में एक जेल के लिए जिम्मेदार एक प्लेयर था और उसके पास ऐसी एबिलिटीज की जो दूसरों की पावर्स को सप्रेस करती थीं, लेकिन उसे हरा दिया गया था और इसके परिणाम स्वरूप जो भी लोग जेल में बंद थे उन्हें आजाद कर दिया गया था। इसलिए सुबारू को अपनी दुनिया को बचाने के लिए वापस जाना था। सफीना ने अर्जेंसी को समझा और कहा कि वो तुरंत तैयारियां करेंगे। टेरा ने उत्सुक होकर पूछा कि क्या वो इतनी जल्दी जा रहे हैं और मजाक में पूछा कि क्या वो एक शू पैक भेज सकता है। सुबारू ने जवाब दिया कि ये डिलिशियस लगता है और एक्सेप्ट कर लिया। टेरा ने मौके का फायदा उठाया और उसे कुछ और दिया, एक एंगेजमेंट रिंग। लेकिन ये कोई आम रिंग नहीं थी। ये एक ऐसा आइटम था जो 10 बिलियन मीटर से ज्यादा के रेडियस में एडमिनिस्ट्रेटर्स के लोकेशन को डिटेक्ट कर सकता था। इस वक्त ये सिर्फ उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकता है, लेकिन दूसरे फंक्शंस बाद में एक्टिवेट होंगे। सुबारू ने उसे धन्यवाद दिया। उसके लिए ये पहले ही काफी से ज्यादा था। टेरा ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। सुबारू ने कहा कि वो बाद में वापस आएगा और सबसे अपना ध्यान रखने के लिए कहा। जैसे ही वो चला गया, टेरा ने मुस्कुराते हुए कमेंट किया कि वो सच में एक अजीब आदमी है। फिर उसने शांति से सोचा कि क्या वो रिंग सच में किसी को एडमिनिस्ट्रेटर की दुनिया तक ले जा सकती है। शायद अगर ये काम कर गया तो वो खुद ऐसा एक आर्टिफैक्ट बना सकता है। बाद में सब पहले ही इकट्ठा हो चुके थे, सिर्फ सुबारू ही बाकी था उनके लिए। सब आखिरकार ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाने के लिए। जाने से पहले सफीना ने उसे एक स्पेशल आइटम दिया। उसने समझाया कि उसे इसे सिर्फ तब इस्तेमाल करना चाहिए जब वो अंडरवर्ल्ड में वापस आना चाहे। वो जानती थी कि विदाई दर्दनाक थी, लेकिन उसे ये भी यकीन था कि वो फिर से मिलेंगे। सुबारू ने उसे सच्चे दिल से धन्यवाद दिया और फिर सब बड़े आर्चवे से गुजरे जो वापसी पोर्टल का काम करता था। जब वो उन्हें जाते हुए देख रही थी, एक्सिस ने कमेंट किया कि वो बहुत जल्दी चले गए, हमेशा की तरह। उसने कहा कि वो लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। सफीना ने दूसरी तरफ सोचा कि ये सब बहुत मजेदार था और अपने प्रिय सुबारू को अच्छी किस्मत की शुभकामनाएं दी, उसे अपना फ्यूचर हस्बैंड कहते हुए। इस बीच पैनोप्टिकॉन जेल में एक कैडी ने नोटिस किया कि उन्हें बांध रखने वाली सील गायब हो गई है। वो आखिरकार आजाद थे, लेकिन किरियू ने उन्हें भागने नहीं दिया। उसने तुरंत पहले भागने की कोशिश करने वाले को सील कर दिया, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। जल्द ही उसे एक झाड़ू और एक तेज पंजे से मारा गया। कैदी कंफ्यूज होकर ने पूछा कि वो पागल लोग कौन थे। किरियू ने कहा कि उसे नाम ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो फॉर्मर ब्लैक फैक्शन का हिस्सा थे, वो खुद, यात्सुरुगी और हिमेनो। जब कैदियों ने पूछा कि क्या वो आर्या के ताइगा के कैलाइस थे, किरियू ने जवाब दिया कि प्लान्स चल रहे हैं और अगर जेल उस वक्त कोलैप्स हो जाती तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती। ब्लैक फैक्शन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और अनकंट्रोल्ड कैदियों को बेहोश करना शुरू कर दिया। यात्सुरुगी ने पिटाई के लिए माफी भी मांगी, लेकिन कहा कि इसके बाद उसे पुराने दोस्तों से मिलना है। शिंगो भी वहां था, भले ही अनिच्छा से। जिस दोस्त को वो ढूंढ रहे थे वो ताइगा था। किरियू सब कुछ सार्केज्म के साथ देखते हुए रिमार्क किया कि वो आदमी बहुत ड्रामेटिक हैं, अपने छोटे पंजों पर इतना दुख झेल रहे हैं, लेकिन ये उसकी एबिलिटी थी, द पेनफुल क्लॉ, जो दिए गए दर्द को 3000% तक बढ़ा देती थी। यात्सुरुगी ने कहा कि ईमानदारी से उसने सोचा था कि किरियू कैदियों की साइड होगा। हिमेनो ने समझाया कि वो सिर्फ उसी को फॉलो करती है जो जीत रहा हो। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। उसने ऐड किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ कितने कैदी थे, वो कभी भी किलो को नहीं हरा पाएंगे, जिसने पहले ही जेल में अनगिनत सील्स फैला दी थीं। इस बीच हिरोसाका के अपार्टमेंट के बैकयार्ड में सुबारू ने कहा कि उसे किसी को चोट लगने से पहले जेल तक पहुंचना है। किरियू ने पूछा कि क्या किरियू वहां है और जेंगा ने जवाब दिया कि हाँ, वो शायद उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक सकता है। सुबारू ने तब शिकिशिमा से कहा कि उसे जल्दी करनी है, लेकिन उसने जवाब दिया कि किरियू ने पहले ही सभी कैदियों को अकेले ही हैंडल कर लिया है। किरियू ने खुद साफ कर दिया था कि उसे रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सब स्पीचलेस हो गए। कैरियन ने सोचते हुए कमेंट किया कि अब जब वो सोचता है, किरियू पहले ही लेवल 80 से ऊपर था। अकीरा ने ऐड किया कि ज्यादातर कैदी लेवल 30 तक भी नहीं पहुंचे थे। कैमरा ने कहा कि शुरू से ही उन्हें चिंता करने की भी जरूरत नहीं थी, तो इसका मतलब था कि वो सब अब आजाद थे। शिकिशिबा ने सकुरा से एक कॉल का फायदा उठाते हुए कहा कि वो हेडक्वार्टर जाएगा। वो सच में जानना चाहती थी कि अंडरवर्ल्ड में मिशन कैसा गया, और ऑफ कोर्स कॉन्फ्रेंस से पहले एक ब्रीफ रिपोर्ट होगी। जेंगा ने पूछा कि वो किस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। शिकिशिमा
ने समझाया कि पूरी दुनिया के लिए एक नया अनाउंसमेंट होगा। गेट्स थोड़े समय के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। उस वक्त किनोकावा साफ तौर पर भावुक हो गया। ज़ेंगा ने माना कि ये कुछ इम्पोर्टेंट है। शिकीशिमा ने तब कीरा को अपने साथ आने के लिए बुलाया। शिकीशिमा ने टैप कीरा को अपने साथ आने के लिए बुलाया क्योंकि उसके पास अभी भी जो हुआ उसके बारे में और सवाल थे। सुबारू ने जाने से पहले पूछा कि क्या कोई स्नैक चाहता है। जेंगा ने कहा कि वो अपने देश लौटेगा। साया ने कमेंट किया कि वो सुशी ढूंढेगी। करियन ने जवाब दिया कि वो एक वॉक पर जाना चाहता है। आखिर में सुबारू अकेला रह गया और सोचा कि शायद वो सिर्फ अपने लिए एक स्नैक ले आएगा। अपार्टमेंट में वापस आने पर सुबारू ने अकेला महसूस किया। वो बस सबके साथ एक मील शेयर करना चाहता था, पुराने दिनों की तरह। लेकिन जब वो अंदर गया, उसने हुद्दो को आराम से अपने काउच पर सीरियल खाते हुए देखा। सुबारू के चेहरे पर हैरानी का एक्सप्रेशन अनमोल था। उसने सोचा कि हुद्दो वहां क्या कर रहा है। हुद्दो ने कहा कि अगर वो अरियाके सुबारू का अपार्टमेंट है तो वो सही जगह पर है। सुबारू ने पहले ही अपनी एबिलिटी तैयार करते हुए एक एक्सप्लेनेशन मांगी। हुद्दो ने जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंचा, लेकिन अश्योर किया कि इस बार वो ऑपोजिट साइड्स पर नहीं है। इससे भी इम्पोर्टेंट, उसने पूछा कि क्या सुबारू को इन्फॉर्मेशन चाहिए। हुद्दो ने रिवील किया कि वो उस दुनिया में मौजूद दूसरे कॉन्करर्स के नंबर्स, लोकेशंस और यहां तक कि नाम भी प्रोवाइड कर सकता है। सुबारू ने तुरंत फोटो में एक लड़के को पहचान लिया। वो राज था जो उसके साथ था। राज बदले में अपने फॉर्मर साथी के बारे में न्यूज़ देख रहा था। उसने जो देखा वो ये था कि किरयू ने अकेले ही जेल में हुए विद्रोह को कंट्रोल कर लिया था। इम्प्रेस होकर हाजी ने पूछा कि क्या वो सब पहले ही वहां थे। उस वक्त उस दुनिया में मौजूद सभी कॉन्कलर्स इकट्ठा हो चुके थे और राजा मौर उन सबका किंग था। सुबारू शॉक होकर ने पूछा कि क्या वहां सच में इतने सारे कॉन्करर्स हैं। हुद्दो ने कंफर्म किया। उसने कहा कि उस दुनिया का इन्वेजन कुछ समय पहले ही शुरू हो गया था और वो ये यकीन के साथ कह सकता था क्योंकि वो भी एक कॉन्करर था। उस खुलासे का सामना करते हुए सुबारू ने सोचा कि फ्यूचर एक बार फिर कैंसिल हो गया है। ये साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर का एक डायरेक्ट इंटरफियरेंस था। हुद्दो ने पूछा कि क्या सुबारू को उसकी मदद चाहिए। आखिरकार अगर उसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बदले में कुछ ऑफर करना होगा। सुबारू ने जवाब दिया कि उस केस में वो भी उसे कुछ देगा। हाजी मौरी द्वारा बुलाए गए एक कॉन्करर ने रिमार्क किया कि दुनिया आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित है। दूसरों ने सहमत होते हुए कहा कि हवा भी शुद्ध लग रही है। हाजी ने ऐड किया कि ये एक यूनिक दुनिया है। उस जगह पर प्लेयर्स का ग्रोथ एक दूसरी दुनिया, जिसे अंडरवर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, के साथ सहयोग के कारण ही पॉसिबल हुआ था। सिर्फ इस अलायंस के कारण ही वो अब तक रूइन से बच पाए थे। एक और कॉन्करर ने कमेंट किया कि इसका मतलब है कि उन्हें जीतना मुश्किल होगा। लेकिन एक तीसरे ने जवाब दिया कि रिस्क जितना बड़ा होगा, इनाम उतना ही बड़ा होगा। लियाम ने तब कहा कि ये आकुरेट वही है जिसके लिए वो वहां थे और मिशन का इनाम उस दुनिया का कब्जा होगा। हाजी ने समझाया कि उसने उन्हें वहां लाने के लिए लगभग अपनी साही एनर्जी इस्तेमाल कर ली है, खासकर इसलिए क्योंकि अंडरवर्ल्ड के जीवों में से एक के साथ एलाय करने का उसका प्लान फेल हो गया था। सबको ऑपरेशन के दौरान कम्युनिकेट कर पाने के लिए लियाम ने ग्रुप को सेल फोन्स बांटे। इसके साथ हाजी पूरा प्लान रिवील करने की तैयारी कर रहा था। इस बीच अगली सुबह सुबारू शिबुया में था। उसने अपने आसपास की भीड़ को ऑब्जर्व किया और सोचा कि वो जगह कितनी बिजी है। हुद्दों के आने के 2 दिन हो चुके थे, जो अब सुबारू के पास था, अभी भी अपने नए फोन से आदत डाल रहा था। सुबारू ने पूछा कि वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। हुद्दो ने जवाब दिया कि वो जूते खरीदने जा रहे हैं। उसे अपार्टमेंट में अच्छे कपड़े मिल गए थे जहां वो रह रहे थे, लेकिन जूते ठीक से फिट नहीं हो रहे थे और ये उसे परेशान कर रहा था। उसने रिवील किया कि अगर उसके जूते उसके पैरों में ठीक से फिट ना हो तो वो अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता। सुबारू जानना चाहता था कि क्या वो उनके साथ लड़ने का इरादा रखता है। हुद्दो ने जवाब दिया कि ये उसके लिए किए गए सभी कामों का एक तरह का चुकौती होगा। उसने ये भी कहा कि उसने अपनी ओरिजिनल दुनिया में पहले भी कॉन्करर्स का सामना किया है और वो बेहद पावरफुल हैं। उसने सुबारू को सावधान रहने की चेतावनी दी। इसके बावजूद उस वक्त उसे सिर्फ पैसे की परवाह थी और वो अकेले अपने जूते खरीदना प्रेफर करता था। सुबारू बस सहमत हो गया, लेकिन ये सोचने से नहीं रुक सका कि क्या हुद्दो अपने पिता की तरह कोई गिगोलो था।
अलग होने से पहले हुड्डो ने उसे बताया कि उसने पहले ही कॉन्करर्स का आखिरी नोन लोकेशन भेज दिया है और जब वो शॉपिंग खत्म कर लेगा तो उसे इन्फॉर्म करेगा। सुबारू ने मदद के लिए उसे सच्चे दिल से धन्यवाद किया। हुड्डो ने जवाब दिया कि ये सुनकर अच्छा लगा क्योंकि काफी समय हो गया था जब उसके पास कोई था। उस विचार के साथ वो बिना पीछे देखे स्टोर में घुस गया। जल्द ही सुबारू ने अपने एलाइज से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि सबके पास पहले ही वो लोकेशन थी जो हुड्डो ने भेजी थी। वो मूव करने के लिए तैयार थे। जेंगा ने तब पूछा कि क्या हुड्डो को सच में भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि सिस्टम विंडोज सिर्फ प्लेयर्स को दिखते थे। शायद हुड्डो सुबारू को धोखा दे रहा था। आखिरकार वो वही आदमी था जिसने उन्हें बुल ऑफ द किंग के इंसिडेंट के दौरान मारा था। लेकिन सुबारू ने उस कॉन्वर्सेशन को याद किया जो उसने युद्धो के साथ की थी। उसे सिर्फ थोड़े पैसे, सोने के लिए एक जगह और खाने के लिए कुछ चाहिए था। सुबारू ने कहा कि उसे इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पूछा कि क्या उसे उस दुनिया में पेनाल्टी के कारण भेजा गया था। युद्धो ने जवाब दिया कि आकुरट ये सजा से बचने का एक तरीका था। असली गोल अपनी मातृभूमि वापस जाने का एक तरीका ढूंढना था। भले ही वो खंडहर में हो, उसे छोड़ना हार मानने के बराबर होगा। सुबारू ने कंक्लूड किया कि उसे सच में हारने से नफरत है, लेकिन उसकी इस कोशिश में उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने जेंगा से कहा कि वो अभी के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। पहले इंप्रेशन के बावजूद युद्धो इतना बुरा आदमी नहीं था, वो बस सीधा था। लेकिन ऑफ कोर्स अगर एक दिन हुड्डो उनके खिलाफ हो गया तो जेंगा को सीधे उसके सीने में एक आइस 9 इस्तेमाल करना चाहिए, बिना दया के उसे खत्म करते हुए। आइडिया ने जेंगा को अनकंफर्टेबल कर दिया, लेकिन वो प्लान समझ गया। वो यहाँ तक समझने लगा कि अरिया के किंग के टाइटल के लायक क्यों हैं। उस वक्त अकीरा पहले ही अपना पहला टारगेट देख रहा था। हिरोसाका रेंजी ने भी अपना लोकेट कर लिया था। साया को अपना निर्धारित दुश्मन ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। जिंगो पहले ही उसके सामने था, भीड़ के बीच में। शिकीशिमा ने भी अपना ओपोनेंट ढूंढ लिया था। सुबारू बदले में लियाम के सामने खड़ा था। पहला कांटेक्ट हो चुका था। लियाम ने पूछा कि क्या वो फेमस सुबारू है और उस जगह पर एक सेलिब्रिटी को देखकर हैरानी दिखाई। सुबारू ने माफी मांगी, लेकिन साफ कर दिया कि वो उन्हें उस दुनिया को लेने नहीं देगा। लियाम ने तब पूछा कि क्या वो सच में सिचुएशन को समझता है, क्योंकि सिर्फ एक आदमी उस जगह को जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था। इससे भी ज्यादा जो उसे सबसे ज्यादा इंट्रीग्ड कर रहा था, वो ये समझने की कोशिश करना था कि क्या उसके सामने वाला आदमी सिर्फ पागल है। लियाम अभी भी सुबारू के सामने खड़ा था, आसपास देखते हुए, और उसे absurd लगा कि वो वहां शिबुया लाइब्रेरी के बीच में इतने सारे निर्दोष सिविलियन से घिरा हुआ लड़ने का सोच भी रहा है। इस बीच हुड्डो जूतों की दुकान से निकल रहा था। वो उसने चुने हुए पैर से संतुष्ट था और जब उसने ऊपर देखा वो एक कॉन्करर से आमने सामने आ गया, उसका अगला टारगेट। बिना हिचकिचाए उसने सीधे दुश्मन के चेहरे पर एक पंच मारा। इस तरह शिबुया कैटास्ट्रोफी शुरू हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब कंप्लीट हो जाए 2000 लाइक्स। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि कोई पार्ट मिस ना हो।